everybody, this is CS Balgopal from HGPA Academy. दोस्तों मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि ड्यूरिंग एग्जाम्स और बिफोर द एग्जाम्स you are strictly not supposed to find answers to the questions on internet, Google or YouTube or via friends. ठीक है? Because this causes unnecessary stress and anxiety in your minds, which makes you difficult to focus on the next exam. ठीक है? तो दोस्तों ये चीजें हमें करनी नहीं है ड्यूरिंग एग्जाम्स और बिफोर एग्जाम्स। तो दोस्तों ये वीडियो में मैंने सजेस्टेड आंसर्स लिखे हैं फॉर CRBI एग्जाम्स व्हिच यू आर नॉट सपोज्ड टू वॉच इट राइट नाउ, बट आफ्टर 1 or 2 वीक्स अगर आप चाहते हो कि आपको आंसर्स पता चले, ठीक है, राइट नाउ यू आर नॉट सपोज्ड टू वॉच दिस वीडियो, ओनली आफ्टर 1 or 2 वीक्स आफ्टर द एग्जाम्स आपको ये वीडियो देखने हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए है who are going to give their CS professional exams or CRBI exams in June 2025 or December 2025. Okay, this video is solely for the purpose of showcasing my teaching skills and the way I have written my notes. Okay दोस्तों, तो मेरे नोट्स में दोस्तों आपको 3 चीजों का फायदा होगा जो आपको बाकी इंटरनेट में कोई सोर्सेस में आपको अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, वो 3 चीजें क्या है? नंबर 1 इज इट इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड माय नोट्स। जिनकी भी इंग्लिश थोड़ी वीक है दे विल बी एबल टू इजीली लर्न फ्रॉम माय नोट्स। नंबर 2 इज इट इज हाईली प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल आंसर्स। मतलब फॉर एग्जांपल दोस्तों आपको ICSI मॉडल या बाकी नोट्स से लैंग्वेज आर सो बुकिश कि दोस्तों मतलब लोग रट्टा मारते हैं, लोग बाय हार्ट करते हैं आंसर्स को एंड बार बार रिवाइज करना होता है उन्हें एग्जाम से पहले। मेरे नोट्स में वो प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, बिकॉज दोस्तों सब लोग रट्टा नहीं मार सकते, सब लोग आंसर्स लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली दे नहीं पाते। तो दोस्तों ये चीज आपको मेरे नोट से मालूम पड़ेगा, विच इज हाईली प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल बेस्ड अप्रोच। इवन इफ योर लैंग्वेज इज वीक और इवन इफ यू डोंट रिमेंबर एनीथिंग इन एग्जाम्स, you will still be able to contribute something which will fetch you marks. Okay, number 3 is people knowledge addition मेरे notes में बहुत होगा, that is the sole USP of my notes. ठीक है, बाकी ICSI मॉडल्स या बाकी फैकल्टीज के नोट्स में आपको इतना नॉलेज एडिशन नहीं होगा। मेरे नोट्स से आपको वो फायदा होगा जिसकी वजह से जब भी आप आंसर्स लिखते हो मेरे नोट्स से ड्यूरिंग एग्जाम्स, इट क्रिएट्स अ सर्टेन इंप्रेशन इन द माइंड्स ऑफ द एग्जामिनर दैट ये बंदे को ICSI मॉड्यूल के अलावा भी कुछ नॉलेज है which is based on practically business acumen based है, which proves that you have certain current affairs के नॉलेज भी, बाहर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये सब का जानकारी आपको होगा दोस्तों, जो कि आपको लाइफ टाइम बहुत काम आएगा। ठीक है दोस्तों, 3 things आपको मेरे नोट से मिलेगा। नंबर 1 is very easy to understand, number 2 is highly logical and practical based answers, number 3 is knowledge addition बहुत होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिसंबर 2024 CRBI एग्जाम से। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज दोस्तों, ETA Motors Limited is an Indian automotive company headquartered and registered in Delhi, incorporated on 12th May 2002. The company manufactures vans and buses. The technical experts of the company have an opinion that 4 critical technological disruptions: mobility, autonomous driving, electric vehicles, connected technologies are poised to revolutionize the automotive landscape. ये पैराग्राफ में आपको कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बताया। नंबर 2 क्या बोल रहा है? The company besides its plan to increase its market share by 20% to 35% by 25-26 wants to enter the global market through JV or tech transfers. The company decided to chalk out expansion strategy for the same. कंपनी को expand करना अपना market share, उसके लिए वो अभी expansion strategy के लिए aim कर रहे हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज बोलता हूं, इतना बड़ा सवाल जो पूछा इन लोगों ने, आपको एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन पढ़ने में। द रीजन इज, आप अगर ये पूछोगे अपने आप को कि भाई ये सवाल पूछना क्या चाह रहा है एग्जैक्टली, इसका पहला क्वेश्चन क्या है ये पैसेज से, पहला सवाल ये दोस्तों,
ये पढ़ो, due diligence is a meaningful analysis of the collected information to arrive at a decision about the potential transaction. Explain the various types of DD which could be conducted by the M&A team while finalizing a potential company for takeover. इसका सवाल ये है दोस्तों, एक कंपनी को टेक ओवर करने से पहले क्या क्या टाइप्स ऑफ डीडी आपको करना चाहिए, ये सवाल पूछ रहा है। इसका आंसर देने के लिए आपको ये पैसेज पढ़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, इट्स थियोरेटिकल क्वेश्चन, इसका आंसर आप दे सकते हो। फर्स्ट थिंग इज पीपल, व्हेन एवर थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछा आपको, नंबर वन इज यू नीड टू प्रिपेयर, व्हाट डू वी से, डेफिनेशन। आपको पहला डेफिनेशन पे फोकस करना दोस्तों, हमेशा यू शुड स्टार्ट विथ डेफिनेशन। ओके, तो डेफिनेशन क्या है ऑफ डीडी, आपको बोलना है DD refers to the thorough analysis and evaluation of a potential acquisition target। एक टारगेट को एक्वायर करने से पहले आपको अच्छे से उसे एनालाइज करना है। एनालाइज मींस टारगेट कंपनी को छोटे छोटे पार्ट्स में आपको अच्छे से एग्जामिन करना है दोस्तों। हर चीज, हर एस्पेक्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए एक्वायर करने से पहले, ठीक है। विच मीन्स थरो एनालिसिस एंड इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मीन्स आपको उसका क्या वैल्यू होगा आगे जाके 5 इयर्स 10 इयर्स डाउन द लाइन, वो मतलब आपको इज इट फाइनेंशियली वायबल, फाइनेंशियली फीजिबल, ये करके आपको फायदा होगा या नुकसान, दैट इज कॉल्ड इवेल्युएशन। सो DD refers to the thorough analysis and evaluation of a potential acquisition target to ensure informed decision making, assess risk and maximize synergies। Informed decision making means दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको पता चला कि भाई एक टारगेट कंपनी है, इसको खरीदने से आपको बहुत फायदा होगा, इमीडिएटली यू एक्वायर इट विदाउट एनी डीडी। इससे क्या होगा दोस्तों, आगे जाके बहुत सारे अगर उस पे अगर केसेस चल रहे हैं कंपनी में, तो सारे केसेस का बर्डन आपके ऊपर आएगा, आपकी कंपनी का नाम खराब होगा, शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस डाउन होगा दोस्तों। तो ये चीज आपको ड्यू डिलिजेंस करने से पहले आपको सब मालूम होता है। ओके, इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, एसेस रिस्क कि भाई टारगेट कंपनी को एक्वायर करने से क्या क्या रिस्क आपको इन कंसिडरेशन में रखना चाहिए। नंबर 3 इज मैक्सिमाइजिंग सिनर्जीज। टारगेट कंपनी का वे ऑफ वर्किंग और मेरे कंपनी का वे ऑफ वर्किंग अगर कंप्लीटली डिफरेंट है, वो कंपनी के एम्प्लॉयज है, मेरे कंपनी के एम्प्लॉयज आर नॉट जेलिंग आउट वेल, तो दोस्तों इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है, क्रॉस कल्चर एंड ऑल, बहुत सारी दिक्कत होती है दोस्तों। तो दोस्तों, तो दैट इज कॉल्ड एज सिनर्जी प्रॉब्लम्स। मेरे फॉर एग्जांपल दोस्तों, मेरे दोस्त में एंड मुझ में सिनर्जी अच्छे से, विच मींस हम दोनों अगर कोई प्रॉब्लम को डील करेंगे, मुझे पता है कि भाई एक दूसरे का हम लोग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आइडेंटिफाई करके वी विल बी एबल टू हैंडल दैट प्रॉब्लम वेरी वेल। ये चीज अगर आप रैंडमली मुझे एक बंदे को बोलोगे कि भाई तुम दोनों को साथ में काम करना है, आई विल नॉट बी एबल टू वर्क विद हिम। मुझे पता ही नहीं है उसके बारे में क्या है, वो सोचता कैसा है, वो काम कैसे करता है, वो टफ प्रॉब्लम में मेरा साथ देगा या नहीं, इट्स मुझे पता ही नहीं है। सो मैं आई विल नॉट बी एबल टू वर्क विद हिम। सो दैट इज कॉल्ड सिनर्जी प्रॉब्लम। सो टारगेट कंपनी विल इट बी एबल टू सिनर्जाइज विद यू वेरी वेल। तो वो होता है सिनर्जी। टारगेट कंपनी आपको वेवलेंथ कैसा है, तुम लोगों का कंपैटिबिलिटी कैसा है, वो मैच होता है नहीं, दैट इज कॉल्ड सिनर्जी। ओके, decision making, assess risk and maximum synergies, it is a very important step in merger and acquisition to evaluate the viability and profitability of the deal। okay, definition का पार्ट हो गया दोस्तों। अभी आते हैं टाइप्स ऑफ डीडी, आपको आंसर्स कैसे लिखने चाहिए। नंबर 1 इज दोस्तों फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। पर्पस क्या है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस का, इवैल्यूएटिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द टारगेट कंपनी by analyzing key metrics such as profitability, cash flows, debt levels, working capital and adherence to accounting standards। जो भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है वो सारे फाइनेंशियल डीडी में कवर होंगे। ओके, इसके स्टेप्स क्या होंगे दोस्तों, examining, for example, examining past 3 to 5 years financial statements, tax filings and any major variances इन रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। पिछले 5 साल या 3 साल में कोई भी वेरिएबल है एक्सपेंसेस में या फिर रेवेन्यू में, ये चीज हमें फाइनेंशियल डीडी करने पे मालूम होता है।
फॉर एग्जाम्पल कोई वेरिएशन है, क्यों है, कैसा है और कितना है, ये मालूम होता है फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करने में। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू एक्सप्लेन द आंसर्स विद एग्जाम्पल, दोस्तों एग्जामिनर बहुत खुश हो जाता है। ओके, एग्जाम्पल इज टाटा मोटर्स परफॉर्म्ड फाइनेंशियल डीडी बिफोर एक्वायरिंग Jaguar Land Rover in 2008 to confirm their future cash flow viability despite Jaguar Land Rover facing financial strain। समझ गए? तो ये एग्जाम्पल जब लिखोगे दोस्तों, एग्जामिनर विल बी वेरी वेरी हैप्पी एंड इमीडिएटली आपको मार्क्स देगा। दोस्तों नॉर्मली एग्जाम्पल्स कोई देता नहीं है। ओके, अगर 200 बच्चे एग्जाम्स लिख रहे हैं एंड 199 पीपल तो एग्जाम्पल पता ही नहीं है, उनके नोट्स में एग्जाम्पल्स है ही नहीं, एंड आपको पता है एंड यू आर एबल टू एक्सप्लेन द आंसर्स वेल विद एग्जाम्पल्स, obviously it impresses or creates a certain good impression in the minds of the examiner। Okay, so let's move forward। Number 2 is legal due diligence। इसका पर्पस क्या है, स्टेप्स क्या है, एग्जाम्पल क्या है, ये हम बताएं। ओके, पर्पस इज assessing the legal standing of the target company, including compliance with laws, ongoing litigation and validity of key contracts। okay, कि भाई वो टारगेट कंपनी हैज इट कंप्लाइड प्रॉपरली विद द लॉज, उसके अगेंस्ट कोई ऑनगोइंग लिटिगेशन है जो मुझे पता होना चाहिए, या फिर उनके की कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो कहां तक वैलिड है, कितने वैलिड है। फॉर एग्जांपल उनके अगर 5 साल में कोई बड़ा सा डील उन्होंने क्रैक किया है तो डील का मुझे पता होना चाहिए, जिसकी वजह से उसका वैल्यूएशन बढ़ जाएगा दोस्तों कंपनी का। ठीक है, तो वैलिडिटी ऑफ की कॉन्ट्रैक्ट्स, ऑनगोइंग लिटिगेशन एंड कंप्लायंस विद लॉज, ये चीज हमें पता होता है लीगल ड्यू डिलिजेंस करने पे। ओके, इसके स्टेप्स क्या है दोस्तों, रिव्यूइंग ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, चाहे वो एम्प्लॉय हो, वेंडर कॉन्ट्रैक्ट हो, कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट हो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स हो, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो, या फिर रेगुलेटरी कंप्लायंस अंडर लॉज अंडर कंपनीज एक्ट, ये सारी चीजें हमें पता होता है। इसका एग्जांपल क्या होगा दोस्तों, you can write during Walmart's acquisition of Flipkart, legal due diligence highlighted FDI norms, foreign direct investment norms, compliance challenges in the e-commerce sector। okay, legal due diligence highlighted foreign direct investment में कुछ issues या challenges face कर रहे थे जब Walmart Flipkart को acquire करा था, तो उसकी वजह से that thing got uncovered during the legal due diligence। ठीक है दोस्तों, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस हो गया, लीगल डीडी हो गया। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ऑपरेशनल डीडी। इसका पर्पस, स्टेप्स, एग्जांपल। पर्पस इज ensuring the operational model of the target aligns with the acquirer's business goals। मेरे टारगेट कंपनी एंड मेरे बिजनेस गोल्स शुड बी सेम। इससे होता है कि फॉर एग्जांपल मैं अगर चाहता हूं कि मेरा कंपनी का क्वालिटी आई शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज, सो दैट अगर मेरे टारगेट कंपनी दोस्तों एंड मुझे एक कंपनी फॉर एग्जांपल एप्पल एक्वायर कर रहा है, एप्पल आल्सो स्टैंड्स फॉर क्वालिटी, सो एप्पल का बिजनेस गोल्स एंड मेरे बिजनेस गोल्स आर सिमिलर। सो इससे ऑपरेशनल डीडी पे पता चलता है कि भाई एप्पल विल फाइंड कि भाई फॉर एग्जांपल बालगोपाल लिमिटेड, Apple wants to acquire Balgopal Limited। The reason is कि भाई Balgopal Limited कंपनी में business goals and मेरे goals are a lot similar। We do not compromise on quality। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी cost बढ़ जाए, quality में we will never ever compromise। तो दोस्तों Apple will find me an attractive deal, right? तो steps क्या होंगे इसके operational duty में, evaluating the supply chain, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, आईटी सिस्टम्स एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर्स। ओके, इसका एग्जांपल क्या होगा दोस्तों, रिलायंस एक्विजिशन ऑफ फ्यूचर ग्रुप इंक्लूडेड अ रिव्यू ऑफ द लैटर्स, लैटर मींस फ्यूचर ग्रुप दोस्तों, रिव्यू ऑफ द लैटर्स लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन एफिशिएंसी टू अलाइन विद रिलायंस रिटेल मॉडल। रिलायंस एंड रिटेल मॉडल तो सबको पता है दोस्तों, अगर आप ये एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करोगे फुल मार्क्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टैक्स ड्यू डिलिजेंस पे।
पर्पस क्या है दोस्तों इसका? आइडेंटिफाइंग टैक्स लायबिलिटीज, डिडक्शंस, कंप्लायंस गैप्स। टैक्स फ्रॉड किया है किसी ने टैक्स इवेजन किया है, जो मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आगे जाके मैं कंपनी को एक्वायर करूंगा और ये चीज मुझे पता नहीं होगी, 5 years डाउन द लाइन मुझे टैक्स अथॉरिटी से नोटिस आ सकता है कि भाई यू हैव टू पे सडनली 200 crores 500 crores टैक्स इवेजन का टाइप चीजें, ठीक है। टैक्स अथॉरिटी ऑब्वियसली बोलेगा ना, भाई तुमने डीडी क्यों नहीं किया एक्वायर करने से पहले? यू कैन नॉट से दैट आई एम नॉट सपोज्ड टू पे दिस, यू कैन नॉट रन अवे फ्रॉम द लायबिलिटी, आपको पे करना ही पड़ेगा। सो अगर ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, इसके पहले आपको टैक्स डीडी करना होता है दोस्तों। इसका एग्जांपल क्या होगा? Vodafone's acquisition of Hutchison required detailed tax DD, especially given the controversial retrospective tax demand by Indian authorities. ये example is very important in this case, people. And the last is environmental DD. इसका purpose क्या है? To assess the environmental liabilities and regulatory compliance for industries prone to environmental impacts. ठीक है, इसके स्टेप्स क्या होंगे? इवेल्युएटिंग पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स एंड एनी पोटेंशियल फाइन्स और सैंक्शंस। इसका एग्जांपल क्या होगा दोस्तों? अल्ट्राटेक सीमेंट्स एक्विजिशन ऑफ जयप्रकाश एसोसिएट्स सीमेंट्स प्लांट्स इन्वॉल्व्ड रिगरस चेक्स ऑन एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस। क्योंकि दोस्तों अगर मैं एक रेप्यूटेड कंपनी हूं, मैंने कोई कंपनी का एक्वायर किया है जिसके अगेंस्ट, जो एनवायरमेंट के टोटली अगेंस्ट काम कर रहा है, बहुत सारा पोल्यूशन एंड ऑल डैमेज कॉज कर रहा है दोस्तों, सो इट क्रिएट्स अ वेरी बैड रेप्यूटेशन जिन्होंने एक्वायर किया है। मैंने तो कुछ नहीं किया दोस्तों, बट मैंने जिस कंपनी एक्वायर किया उसने ऑलरेडी ये सब किया है। दोस्तों मैं ये ध्यान रखूंगा कि भाई इफ आई एम एक्वायरिंग एनी कंपनी, इट इज फॉलोइंग द एनवायरमेंटल नॉर्म्स, राइट? सो द कंक्लूजन इज दोस्तों, आपको ये सारे पांचों डीडी एक्सप्लेन करने के बाद द कंक्लूजन इज इफेक्टिव डीडी मिटिगेट्स रिस्क एंड एंश्योर्स अ स्मूथ ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। ये सारी चीजें करने पे मर्जर्स एंड एक्विजिशन का प्रोसेस बहुत ही स्मूथ होता है। मुझे अननेसेसरीली एंजाइटी नहीं होगी कि भाई मैंने कंपनी का एक्वायर किया, ऐसे कुछ चीजें हैं जो मुझे पता नहीं होनी चाहिए, जो आगे जाके मुझे प्रॉब्लम हो सकती है, क्या डील मुझे फायदा होगा या नहीं, क्या ये डील से मेरा रेपुटेशन खराब होगा या अच्छा होगा। ये सारी चीजें आपको दोस्तों कम हो सकती है इफ यू डू द डीडी वेरी वेल। ओके, अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चन क्यों पढ़ेंगे दोस्तों? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है, whether the company has done sufficient compliance for giving notice to dissenting shareholders in accordance with Rule 26A of the Companies Compromises Arrangements and Amalgamation Rules 2016, which deals with purchase of minority shareholding held in demat form. Okay, so आपको स्टोरी तो कुछ पता नहीं होगा दोस्तों, तो ये पढ़ने के लिए आपको स्टोरी, let's read the story, ठीक है? वापस से स्टोरी पढ़ते हैं अपन अच्छे से। ओके, ETA Motors Limited is an Indian automotive company headquartered and registered in Delhi, incorporated on 12th May 2002. The company manufactured vans and buses. The technical experts of the company have an opinion that 4 critical technological disruptions: mobility, autonomous driving, electric vehicles, and connected tech are poised to revolutionize the automotive landscape. ठीक है? The company, besides its plan to increase its market share by 20 to 35% by 25-26, wants to enter the global market through JV or tech transfers. The company decided to chalk out an expansion strategy for the same. Okay, K&G Associates, the official and legal advisors to the company, were asked to deliberate on the expansion strategies. In their presentation to the board of directors of ETA Motors Limited, they explained that mergers and acquisitions and takeovers are common occurrences in the business world as entities aim for inorganic growth and diversification. By merging, companies hope to reap the benefits by becoming a bigger and dominating, and also through tax benefits, economies of scale, acquiring new tech, and improved market reach and industry visibility. यहाँ तक हमें बस इतना पता हुआ है
ईटीए मोटर्स ने केएनजी एसोसिएट्स का हेल्प या एडवाइस लेने वाले हैं फॉर मर्जर एंड एक्विजिशन। ओके, यहां तक ही ये स्टोरी से पता चलता है। नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड, after gaining an insight into the M&A opportunities, ETA Motors Limited created a separate M&A team to look out for acquisition targets, as the board of directors felt that strategic assessments of companies, industry expertise, DD, merger integration, and operational improvements represent areas where knowledge and skills are required for the success of merger or acquisition. यहां तक भी हमें कुछ एडिशनल कुछ पता नहीं हुआ है। Next, moving forward, the M&A team was assigned the work to do the investigating effort and to gather all relevant facts and information about the targets that can influence a decision to enter into a transaction or not. After that detailed DD, the M&A team recommended an unlisted company, Desi Commercial Vehicle Company Limited, ये important है दोस्तों, in South India, as a potential target to give ETA Motors Limited a major breakthrough on the expansion front. The acquisition offer seemed to open up possibilities for strong synergies. Synergies means compatibility. Strong synergies like expansion of the product line, good R&D capabilities and new markets. इनका मतलब ये दोस्तों, उनको एक टारगेट एक्विजिशन मिला है जिसकी वजह से एक्वायर करने से कंपैटिबिलिटी विल इंप्रूव इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं उस कंपनी को एक्वायर करता हूं तो आई कैन इजीली एक्सपैंड माय प्रोडक्ट लाइन। जहां मैं 3 प्रोडक्ट बेचता हूं, वो कंपनी एक्वायर करने से आई कैन एंटर इनटू 10 to 15 प्रोडक्ट लाइन मार्केट। नंबर 1, मेरा R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इंप्रूव होगा। तीसरी बात, आई कैन एंटर इनटू न्यू मार्केट्स। प्रोडक्ट तो हो ही गया, आई कैन एंटर इनटू न्यू मार्केट्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में हूं, I can enter into vans and buses manufacturing company. It's just an example, okay? So moving forward, as the merger and acquisition process is normally proceeded by the formulation of strategy, carrying out DD, conducting valuation, ensuring all legal compliance, and considering the aspects of stamp duty and other applications, KNG Associates was consulted regarding legal procedures and compliances under various acts, and also regarding the valuation aspects of shares. ठीक है, यहां तक भी हमें कुछ additional information का पता नहीं हुआ है। Both companies deliberated and discussed together at the board level and came out with a scheme. The scheme received approval from 96% of the shareholders of DCVL, but the rest 4% dissented from the scheme. KNG Associates advised that Section 235, Section 236 of the Companies Act lay down legal requirements for the purpose of takeover of an unlisted company through transfer of undertaking to another company, where the scheme has been approved by the holders of not less than means more than or equal to 9/10 in value of the shares of DCVL, whose transfer is involved. ETA Motors Limited may give notice to dissenting shareholders that the transferee company desires to acquire their shares. The scheme shall be binding on all the shareholders of DCVL unless the tribunal orders otherwise. Okay? That the scheme shall not be binding on all shareholders. Accordingly, ETA Motors Limited shall be entitled and bound to acquire these shares on the terms on which it acquires another scheme, the binding provision. Accordingly, the circular, along with all information as provided in the Act, was sent to the dissenting shareholders in Form CAA-14 to the last known address of the dissenting shareholders. Some of the shareholders held their shares in demat form. Okay? तो अब ये सवाल क्या पूछ रहा है दोस्तों? सवाल ये पूछ रहा है whether the company has done sufficient compliance for giving notice to dissenting shareholders in accordance with Rule 26A of the Companies Compromise Arrangement and Amalgamation Rules 2016, which deals with purchase of minority shareholding held in demat form. ठीक है, मुझे पता है आपको कुछ भी नहीं समझा दोस्तों, मैं बहुत फास्ट बोला है, आपको मैं अच्छे से डायग्राम लेके समझाता हूँ। ठीक है, 2 कंपनीज है दोस्तों, ETA Motors जो कि दिल्ली बेस्ड कंपनी है, which manufactures vans and buses, उन्होंने KNG Associates का एडवाइस लिया है
क्योंकि उन्हें एक्वायर करना है, तो एक्विजिशन प्रोसेस कंप्लायंस उन्हें फॉलो करना है। दैट इज व्हाई दे कंसल्टेड KNG एसोसिएट्स, उन्होंने M&A टीम बनाया अपने आप में ही, which has advised DC commercial vehicle is a good acquisition target, okay, because synergies है भाई, expansion of product line होगा, good R&D capabilities होगा, new market होगा, ठीक है। टू कंपनीज ETA मोटर्स, DC commercial vehicle, बीच में है KNG एसोसिएट्स। अब प्रॉब्लम ये है दोस्तों, ETA मोटर्स वांट्स टू एक्वायर DCVL। अब एक्वायर करते टाइम DCVL के 96% शेयर होल्डर्स ने कंसेंट दिया है, रिमेनिंग 4% ने कंसेंट नहीं दिया है, उन्होंने डिसेंट किया है। तो ETA मोटर्स हैड इश्यूड नोटिसेस टू DCVL शेयर होल्डर्स 4% इन टू डिसेंडिंग शेयर होल्डर्स CAA 14 में। तो हमें पता करना है कि भाई कंप्लायंस किया है या नहीं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों क्या होता है। दोस्तों आपको आंसर ऐसा लिखना है, पहले तो दोस्तों आपको प्रोविजन लिखना है अच्छे से, अगर प्रोविजन याद नहीं आता है, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 चिपका दो बस, ठीक है। कंटेंट शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, प्रोविजन कैन बी उसमें आप थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हो, बट कंटेंट, योर आंसर, योर एडवाइस शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, ओके। तो दोस्तों आंसर ऐसा होगा, अंडर रूल 26A of the Companies Compromise Arrangement Amalgamation Rules 2016, companies must comply with the following steps when issuing notices to dissenting shareholders। आपको प्रोविजन अच्छे से याद होना चाहिए, क्या प्रोसेस है, क्या स्टेप्स एंड प्रोसीजर है व्हेन डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स का हम कंसेंट ले रहे हैं, डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स को हम नोटिस दे रहे हैं, सॉरी। नंबर 1 है दोस्तों फॉर्म ऑफ नोटिस। नोटिस किस फॉर्म में दिया है, ऐसे कैन नॉट गिव नोटिस, ओके। द कंपनी मस्ट इशू नोटिस इन फॉर्म CAA 14 containing all details about the proposed acquisition and terms of purchase. Notices must include details of the valuation report, justification of the price and the reasons for acquisition। Acquisition क्यों हो रहा है, वो प्राइस क्यों है, वो प्राइस एंड उसका वैल्यूएशन रिपोर्ट क्या है, उसके बाद वो प्रपोज एक्विजिशन में क्यों कर रहा हूं, आपको सारे डिटेल्स CAA 14 फॉर्मेट में देने हैं टू द डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स, ओके। अब नोटिसेस तो दे रहे हो, नोटिसेस कैसे दोगे आप? Notices should be sent to the last known address of the shareholders holding physical shares. For shareholders holding demat shares, notices are sent electronically to their registered email IDs, ठीक है। नंबर 3 इज टाइमलाइन, कितने टाइम में आपको नोटिस देने हैं। Shareholders must be given adequate time to respond, ensuring compliance with statutory deadlines, ठीक है। टाइम आपको नहीं याद है तो अब ऐसे ऐसे आप थियोरेटिकली आप आंसर लिख सकते हो दोस्तों, इसका मतलब टाइमलाइन क्या होगा। नंबर 4 इज एप्लीकेशन टू ETA मोटर्स। ETA मोटर्स सेंड नोटिसेस टू डिसेंटिंग शेयरहोल्डर्स, उन्होंने किया है, इंक्लूडिंग दोज होल्डिंग डीमैट शेयर्स, वो भी उन्होंने किया है, इलेक्ट्रॉनिकली एज पर द प्रोविजंस उन्होंने ये चीज कंप्लाई किया है। सर्कुलर्स वर इश्यूड, हेंस फुलफिलिंग द रिक्वायरमेंट्स अंडर रूल 26A, ठीक है। तो बेसिकली ETA मोटर्स ने सारे कंप्लायंस फॉलो किए हैं, ये आपका आंसर है। ये आंसर क्यों है, ये आपको प्रोविजन लिखना है, क्या क्या उन्होंने फॉलो किया ये लिखना है, हेंस दे हैव फॉलोड द कंप्लायंस, ओके। थर्ड क्वेश्चन इज, as the legal advisor of the company, guide the company regarding the determination of the price to be paid by the acquirer for the purchase of equity shares of the minority shareholders of DCVL under the provision of Rule 27 of the Companies Compromise Arrangement Rules 2016। दोस्तों वापस आपको पहले प्रोविजन लिखना होगा, ओके। नंबर 1 है दोस्तों, प्रोविजन क्या बोल रहा है, प्रोविजन ये बोल रहा है द कंपनी मस्ट अपॉइंट अ रजिस्टर्ड वैल्यूअर टू डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स। बिना वैल्यूअर के आप कैसे आप फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स लिख सकते हो दोस्तों, बिना वैल्यूअर के दैट इज नॉट पॉसिबल। सो नंबर 1 इज यू शुड अपॉइंट अ रजिस्टर्ड वैल्यू, नंबर 1 हो गया। नंबर 2 इज आप रजिस्टर्ड वैल्यू को अपने अगर अपॉइंट किया है तो क्या क्या वैल्यूएशन मेथड फॉलो करेगा वो आपको इसमें लिखना है। नंबर 1 है दोस्तों नेट एसेट वैल्यू, मार्केट प्राइस मेथड, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, ओके। अब नेट एसेट वैल्यू क्या है आपको एक्सप्लेन करना है। बेस्ड ऑन द कंपनीज नेट वर्थ एसेट्स माइनस लायबिलिटीज,
suitable for asset heavy companies, जिनके पास बहुत सारे assets है, they should follow net asset value. Number 2 is market price method, relevant for listed companies. अगर आप एक इंडस्ट्री में हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर अ कंपनी ए इन द इंडस्ट्री, सो आपके इंडस्ट्री में ही सिमिलर कंपनी की क्या लिस्टिंग प्राइस है, क्या प्राइस है, उसके एवरेज निकालना होता है. So that is called as market price method. Number 3 is दोस्तों discounted cash flow. It projects future cash flows and discounts them to present value, commonly used for startups or companies with strong growth prospects. For example, मैं कंपनी का एक्वायर कर रहा हूं, ठीक है, वो कंपनी के फाइनेंशियल टीम ने मुझे बोला है इफ यू एक्वायर दिस कंपनी, आपको ईयर 1 में 10 करोड़ मिलेंगे, ईयर 2 में 12 करोड़ मिलेंगे, ईयर 3 में 13 करोड़, 4 15 करोड़, ऐसे 5 साल अगर मिला के आपको 50 करोड़ मिलेंगे. ठीक है, 50 करोड़ आपको 5 साल बाद मिलेंगे. इन्फ्लेशन भी हो रहा है ना दोस्तों, आज जो 10 करोड़ है 5 साल बाद, या फिर लेट्स से मेरे पास आज 10 करोड़ है, नेक्स्ट ईयर क्या वो 10 करोड़ का वैल्यू सेम होगा क्या दोस्तों? नहीं होगा, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है. तो आज जो 10 करोड़ है, आगे जाके नेक्स्ट ईयर 10 करोड़ का वैल्यू थोड़ा कम होगा. तो दोस्तों 5 इयर्स के बाद जो 50 करोड़ मुझे मिलेंगे, उसका आज प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा? क्या वो 60 करोड़ है, 70 करोड़ है, 80 करोड़ है, वो क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, so that is called projecting future cash flows. आगे 5 साल में जो भी कैश फ्लो आएंगे मुझे, and discount them to present value, inflation taking into consideration, present value में उसका क्या वैल्यू है, commonly used for startups or companies with strong future growth prospects. ये आपको एक्सप्लेन करना है. अब इसका प्रोसेस क्या होगा दोस्तों? Engage a valuer, a registered valuer conducts an independent valuation using industry benchmarks and financial data. ये आपको बोलना है, एक्सप्लेन करना है. Number 2 is documentation. The valuation report must justify the method chosen and disclose assumptions made. Okay? क्या क्या उसने प्रोसीजर्स फॉलो किया है, क्या क्या उसने assumptions लिया है, ये वैल्यू आने से पहले ये आपको डिस्क्लोज करना है वैल्यूएशन रिपोर्ट में. ये हो गया आपका वो आंसर विच इज लीगल एडवाइस ऑफ द कंपनी, गाइड द कंपनी रिगार्डिंग डिटरमिनेशन ऑफ द प्राइस. इसका आंसर हमने सॉल्व कर दिया. द लास्ट क्वेश्चन इज दोस्तों, will the takeover achieved in the above process fall within the meaning of amalgamation under the Income Tax Act 1961, and will benefits of amalgamation provided under the said act be available to the acquisition under consideration? ये चीज अमलगमेशन होगा या नहीं एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपको पूछा है, एंड अमलगमेशन के बेनिफिट्स आपको एज पर द इनकम टैक्स एक्ट मिलेगा या नहीं, इस केस में आपको एक्सप्लेन करना है. तो चलिए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा ये हम देखते हैं. ओके, नंबर 1 is you should start with always tax implication of amalgamation. Always start with a title. Directly you should not start writing answers. It should be very format based approach. को पहले हेडिंग लिखना है tax implications of amalgamation. Okay, और definition of amalgamation क्या होगा ये आपको लिखना है. Section 121B of Income Tax Act, section याद नहीं है, as per the provision of Income Tax Act आपको लिखना है. Defines amalgamation as the merger of one or more companies into another such that all assets and liabilities are transferred to the amalgamated company. That is, डेसी नाम की जो कंपनी है उसके सारे assets and liabilities should be transferred to ETA Motors. ये हो रहा है, ये हो रहा है. Number 2 is shareholding, holding at least 75% of the amalgamating company become shareholders of the amalgamated company. 9/10 of the consent मिल गया दोस्तों, तो obviously it is more than 75%. 9/10 means 90%, 75% से ऊपर है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है. अब देखते हैं टैक्स बेनिफिट्स. कैपिटल गेन्स exemption. Transfers of assets during amalgamation are exempt from capital gains tax. ठीक है. Carry forward losses under section 72A, unabsorbed depreciation and accumulated business losses can be carried forward to the amalgamated company. Unabsorbed depreciation and carry forward losses of DC Limited company can be carried forward to ETA Motors Limited. Last is
द अमलगमेटेड कंपनी कैन क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन ट्रांसफर्ड एसेट्स बेस्ड ऑन द बुक वैल्यू। ये 3 बेनिफिट आपको लिखने हैं। ओके, अब इसका आंसर आपको रियल लाइफ केस में जब एक्सप्लेन करोगे ना दोस्तों एग्जाम में, इट्स अमेजिंग। Okay, you will easily fetch marks, you will be easily able to impress the examiner. Okay, my sole goal is people, in the end आपका जो 6 months का जो टाइम है इट इज ऑलवेज इन द हैंड्स ऑफ द एग्जामिनर। तो हमें एग्जामिनर को खुश करना ही पड़ेगा दोस्तों, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, राइट? ओके, so real life example क्या होगा दोस्तों? The merger of Vodafone Idea and Vodafone India and Idea Cellular leverage means used Section 72A benefits, enabling them to carry forward losses of 15,000 crores दोस्तों। 15,000 करोड़ का लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ है दोस्तों, वो मर्जर की वजह से वोडाफोन आइडिया का। तो ये आप अगर एग्जाम में लिखोगे ना दोस्तों, इट्स अमेजिंग। द कंक्लूजन इज दोस्तों, ETA Motors can claim significant tax benefits provided the amalgamation meets the requirements of Section 21B। आपको कॉन्फिडेंटली लिखने की कोई जरूरत नहीं दोस्तों, सेक्शन 21B ये ETA Motors ने फॉलो किया है। यू कैन जस्ट से दैट टैक्स बेनिफिट्स कैन बी अवेल्ड इफ सेक्शन 21B के प्रोविजन फॉलो किए हैं तो। ओके, ये हो गया दोस्तों, पहला क्वेश्चन हो गया। इट वाज कैन नॉट से वेरी इजी, बट थोड़ा सा लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली बेस्ड आप सोचोगे तो ये आंसर लिखना बहुत इजी हो जाएगा दोस्तों। तो इजीली कितने मार्क के हैं दोस्तों? ये तो 5 मार्क के, आपको 4 सवाल पूछे, 20 मार्क आपको ऐसे मिल गए। ओके, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सवाल दूसरा क्या है? ABC Limited is having a share capital of 35 crores. Okay, ABC के पास 35 में ना चेंज करता हूं इसको, अरे ABC के पास 35 करोड़ शेयर कैपिटल है and XYZ Limited is having a share capital of 45 crores. Okay, ऐसे लिखेंगे अपन, XYZ का जो है शेयर कैपिटल इज 45 crores. DNF Limited was formed to take over the business of ABC and XYZ Limited at a purchase consideration of 45 crores and 38 crores respectively, payable in the shares of DNF Limited. DNF Limited wants to acquire both the companies, okay, ABC Limited and XYZ Limited for 45 crores and 38 crores. ठीक है, मैंने ऐसे डायग्राम ड्रॉ किया दोस्तों। ऑलवेज जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हो, यू शुड नॉट रीड द एंटायर क्वेश्चन एंड देन ट्राई टू आंसर। जैसे जैसे आप एक एक लाइन ऑफ क्वेश्चन पढ़ते हो, इमीडिएटली यू हैव टू रिप्रोड्यूस दैट इनटू अ डायग्राम सो दैट आपके माइंड में इजीली केस बैठ जाएगा। ठीक है, so DNF wants to acquire two company, XYZ Limited, ABC Limited and XYZ Limited. ABC Limited का पेड अप कैपिटल है 35 crores, XYZ का 45 crores है। ABC को उसको 45 crores में एक्वायर करना है एंड XYZ को उसको 38 crores में एक्वायर करना है इन शेयर्स ऑफ DNF। ठीक है, उन्होंने बोला है the assets and liabilities were taken over at their carrying amounts, मतलब सेम अमाउंट उन्होंने कैरी किया है। कंप्यूट द गुडविल और कैपिटल रिजर्व दोस्तों, ये सवाल पढ़ के आपको डरना नहीं है। ठीक है, नॉर्मली CS स्टूडेंट्स गेट वेरी स्कैर्ड whenever they hear these accounting concepts because CA लोगों को समझ में आता है ये हमारा परसेप्शन है, जो कि दोस्तों गलत है। ओके, हमने सवाल ये पूछा है, सिंपल सवाल है दोस्तों, आप सवाल जब सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। तो सवाल इतना पूछा है कि भाई जब ABC का जो पेड अप कैपिटल 35 करोड़ है एंड उसको उसने 45 करोड़ में एक्वायर किया है, ये DNF लिमिटेड कंपनी एंड ABC लिमिटेड कंपनी को फायदा हुआ या नुकसान? XYZ कंपनी का जो पेड अप शेयर कैपिटल है 45 करोड़, उसको 38 करोड़ में एक्वायर किया है, उसको फायदा हुआ है या नुकसान, ये पूछा है। ठीक है, अब ये कहां पूछा है, फायदा या नुकसान कहां पूछा है? फायदा या नुकसान पूछा है दोस्तों। अगर फायदा हुआ ना दोस्तों तो इट इज कॉल्ड एज गुडविल। ओके, नुकसान हुआ है एंड इट इज कॉल्ड एज कैपिटल रिजर्व। ठीक है, यही सवाल पूछा दोस्तों, सिंपल। अब चलिए आते हैं
कैसे आपको एग्जाम में लिखना चाहिए। आपको इतना सिंपली आंसर नहीं लिखना है दोस्तों एग्जाम में, आपको एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ेगा आपको एग्जाम का, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज गुडविल और कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन क्या हो गया दोस्तों, 45 crores and 38 crores is the purchase consideration minus net assets taken over। उसने assets and liabilities are taken over या carrying amounts बोला है, which means यही है उसके net assets taken over 35 crores and 45 crores। चलो देखते हैं अभी आप बताओ दोस्तों, एबीसी कंपनी का जब नेटवर्थ है 35 crores, उसको 45 crores में एक्वायर किया है, एबीसी को फायदा हुआ या नुकसान। 45 crores माइनस 35 crores 10 करोड़ का फायदा हुआ है। अब 10 करोड़ का फायदा क्यों हुआ होगा दोस्तों, क्योंकि उसके पास रेपुटेशन होगा, गुडविल होगा, उसकी वजह से फायदा हुआ ना 10 करोड़, विच मीन्स एबीसी के पास गुडविल का 10 करोड़ फायदा हुआ। अब यही चीज 45 करोड़ का जब आपका नेटवर्क है एंड यू आर बीइंग एक्वायर्ड बाय 38 करोड़, कितना हुआ दोस्तों, 38 करोड़ माइनस 45 करोड़, it is minus 7 CR. This is called as नुकसान, loss, which is cap reserve। cap reserve में आता है, राइट। अभी ये तो दोस्तों हमें 2 मिनट में तो आंसर्स मिल गए। अभी आंसर्स लिखने कैसे हमें एग्जाम में, ये हम देखते हैं। गिवन डेटा क्या है दोस्तों, फॉर एबीसी शेयर कैपिटल 35 करोड़, परचेज कंसिडरेशन 45 करोड़। ओके, ये क्लियर है। XYZ का क्या है, XYZ का शेयर कैपिटल is 45 crores, purchase consideration is 38 crores, since assets and liabilities were taken over at carrying amounts, net asset is equal to share capital। यहां तक क्लियर है, ओके। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन क्या होगा इसका, गुडविल और कैपिटल रिजर्व फॉर एबीसी लिमिटेड, गुडविल है या कैपिटल रिजर्व पता नहीं है, जब हम लिखेंगे आंसर तो हमें दोनों को कंसिडरेशन में देख के लिखना है, ओके। नेट एसेट्स ऑफ एबीसी लिमिटेड इज 35 crores, purchase consideration is 45 crores, goodwill is equal to 45 crores minus 35 crores, that is 10 crores। आंसर हो गया। नंबर 2, goodwill after capital reserve for XYZ limited, net assets of XYZ limited is 45 crores, purchase consideration is 38 crores, capital reserve is 45 crores minus 38 crores is 7 crores, is the capital reserve, this is loss and this is profit। प्रॉफिट हुआ तो गुडविल एंड लॉस हुआ तो कैप रिजर्व। ओके दोस्तों, क्लियर है। ये चीज आप मॉड्यूल से पढ़ोगे ना दोस्तों, आपको ये ऐसे लैंग्वेज में दिया जाएगा, मतलब आप समझ ही नहीं पाओगे कि भाई गुडविल क्या है, कैप रिजर्व क्या है, गुडविल का क्या सिग्निफिकेंस है, कैप का क्या सिग्निफिकेंस है, वो कुछ पता ही नहीं है, तो एग्जाम में आप गड़बड़ करोगे। ये चीज आप अगर समझोगे कि गुडविल का मतलब क्या है, कैप का मतलब क्या है, कैप रिजर्व का मतलब क्या है, तो आप इजीली एग्जाम में लिख पाओगे। इट इज सच अ सिंपल क्वेश्चन दोस्तों। लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन को समझोगे तो दोस्तों कितना फायदा होता है दोस्तों, देख लो आप। सॉरी। सो फाइनल आंसर्स इज गुडविल फॉर एबीसी 10 crores, कैपिटल रिजर्व इज 10 crores। दिस मींस आपको एंड में लिखना है दोस्तों, ये आपका यूएसपी है व्हिच विल इंप्रेस द एग्जामिनर। This means the acquisition of ABC Limited generated goodwill, while the acquisition of XYZ Limited resulted in a capital reserve due to the purchase consideration being lower than the net assets। ये आंसर लिख लोगे दोस्तों, आपको ज्यादा मार्क्स देने से कोई बचा नहीं सकता, है ना। ग्रेट। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 2B। Company ABC purchased 51% equity interest in company XYZ। ABC ने 51% of equity shares खरीदा है XYZ Limited ने। The consideration was paid in cash। The relevant dates are as under: date of agreement with shareholders 1st June, appointed date as per agreement 1st April 2022, date of obtaining TRAI permission is 1st July 2022, Telecom Regulatory Authority of India, date of payment of consideration 15 July 2022। ठीक है, दो टेलीकॉम कंपनीज है,
एक ने दूसरे कंपनी का 51% ऑफ इक्विटी शेयर्स एक्वायर किया है, तो हमें तो हमें पूछ रहे हैं कि व्हाट विल बी द एक्विजिशन डेट and whether the appointed date identified under the scheme shall also be considered as the acquisition date and the date of transfer of control. Discuss. Okay दोस्तों, अब पहला चीज ये है कि दोस्तों आपको ये डेट असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सो दैट इजीली आपके दिमाग में माइंड में ड्रॉ रहेगा। अपॉइंटेड डेट है अप्रैल में हुआ, 1 अप्रैल, 1 जून को डेट ऑफ एग्रीमेंट हुआ, 1 जुलाई को परमिशन मिला एंड 15 जुलाई को पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन हुआ। ओके, इसका आंसर आप क्या लिखोगे? इन अ बिजनेस एक्विजिशन, the acquisition date is a date when the acquirer gains control over the target company XYZ in this case. ठीक है, एक्विजिशन डेट का आपको सिग्निफिकेंस बोलना पड़ेगा। उसके बाद according to Ind AS 103 or business combination, or you can say according to the accounting standards, control is obtained when the acquirer can two things. Number one, direct the significant activities of the target company, influence financial and operational policies to derive benefits. Two things. Okay, या तो आप एक्वायर, या तो आप टारगेट कंपनी की सिग्निफिकेंट एक्टिविटीज कंट्रोल कर रहे हो, या तो आप फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल पॉलिसीज आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो टारगेट कंपनी के, दैट मींस यू आर कंट्रोलिंग दैट कंपनी। ओके, अब देखते हैं इसका एनालिसिस क्या होगा दोस्तों। अपॉइंटेड डेट का क्या सिग्निफिकेंस है, आपको चारों चीजें आपको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। अपॉइंटेड डेट क्या है, अपॉइंटेड डेट क्या है, एक्विजिशन डेट क्या है, डेट ऑफ TRAI परमिशन क्या है, डेट ऑफ पेमेंट क्या होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद अपॉइंटेड डेट। This date is used mainly for accounting purposes such as determining the start of financial reporting for the merged entity. Usually जब मैं कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं तो मैं बोलता हूं स्कीम में कि भाई मैं कंपनी को अपॉइंटेड डेट से मुझे एक्वायर करना है, विच मीन्स मेरे बुक्स में जब एक कंपनी एक्वायर होगा तो मेरे बुक्स में डेट ये होगा, बस उतना ही उसका सिग्निफिकेंस है और कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, this date is usually for accounting purpose such as determining the start of financial reporting for the merged entity. It does not represent the actual transfer of control unless explicitly stated and regulatory permissions are also in place. दोस्तों, just because मैं टेलीकॉम कंपनी हूं, दूसरे टेलीकॉम कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर रहा हूं, उसमें स्कीम में लिखा है मैंने कि भाई अपॉइंटेड डेट होगा ये, जबकि मुझे परमिशन ही नहीं मिला है टेलीकॉम अथॉरिटी से, तो क्या वो कंट्रोल ट्रांसफर हुआ? नहीं, राइट? द मोमेंट टेलीकॉम अथॉरिटी गिव्स मी द परमिशन, देन वो कंट्रोल में माना जाता। ओके, so it does not represent the actual transfer of control unless explicitly stated and regulatory permissions are also in place. Okay, ये हुआ appointed date का। Number 2 is agreement date. 1 June हुआ है। This is the date when ABC and XYZ agreed on the terms of the deal. दोनों के बीच में terms of deal में acceptance हुआ है। However, control does not transfer merely by agreement. It requires necessary permissions and completion of payment. है ना? Number 3 and the most important is date of TRAI permission, 1st July 2022. Regulatory approvals are essential for legal transfer of control, especially in regulated industries like telecom. टेलीकॉम अथॉरिटी से जब परमिशन नहीं मिला है तो क्या वो ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल वैलिड होगा? नहीं, राइट? विदाउट TRAI अप्रूवल ABC cannot legally take over operations of XYZ। आपको लिखना है एग्जाम में। ओके, the last is date of payment, 15th July 2022. The payment of consideration in cash completes the transaction. However, in this case, control had already been legally transferred on 1st July 2022 when TRAI permission was granted. Agreement हुआ है, permission grant हुआ, ये दो चीज जैसी हो जाता है दोस्तों, it can be said that control is transferred. Okay, वो पैसा मिला या बाद में मिला, that is completely dependent on the way agreement is made. ठीक है, इसका फाइनल आंसर क्या होगा देखते हैं। फाइनल आंसर विल बी एक्विजिशन डेट
1st July 2022, the date when regulatory approval was obtained, enabling legal transfer of control. The appointed date is used for accounting and retrospective reporting but cannot be considered the acquisition date because control was not transferred on that date. जस्ट बिकॉज मैं एक स्कीम में एंटर कर रहा हूं, जस्ट बिकॉज मुझे एनसीईआरटी का बोलना है कि आई वांट टू एक्वायर दिस कंपनी, हमारे बीच में बातें हुई है दैट कंपनी कैन बी टेकन ओवर फ्रॉम XYZ डेट 31st मार्च 2023 या 24 से लेके वी कैन से दैट इट कैन बी अपॉइंटेड डेट. जब ट्रिब्यूनल जब ओके बोलेगा, जब रेगुलेटरी अप्रूवल हाँ बोलेगा, तब कंट्रोल माना जाएगा. जस्ट बिकॉज मैंने स्कीम में अपॉइंटेड डेट लिखा, दैट डज नॉट मीन दैट आई हैव ट्रांसफर द कंट्रोल. राइट, ये होगा दोस्तों आंसर. ओके दोस्तों, क्वेश्चंस आर सो लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल. आप आपके अगर कंसेप्ट्स अगर अच्छे से हो गए ना दोस्तों, तो इजीली यू कैन फेच 5 to 6 मार्क्स. ये सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स के दोस्तों, सारे 5-5 मार्क्स के क्वेश्चन है. लेट्स प्रोसीड विथ क्वेश्चन नंबर 2C. A Limited is incurring losses for the past 8 years and several of its business units are incurring losses. The balance sheet does not reflect the true position of the company as higher net worth is depicted than that of the real one. Real net worth जो है उससे ज्यादा बुक्स में दिख रहे हैं हमें. The assets are overvalued. 1 लाख रुपए के एसेट्स दिख रहे हैं बुक्स में 2 lakhs, जिसकी वजह से नेटवर्थ इज इंक्रीज्ड. एंड इट हैज मेनी इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स व्हिच डू नॉट डिपिक्ट अ ट्रू पोजीशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. बहुत सारे फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल एसेट्स जो कि ट्रू पोजीशंस डिपिक्ट नहीं करता है कंपनी का. फॉर एग्जांपल, जब मेरा गुडविल है ही नहीं 1 लाख, तो मैं क्यों 1 लाख दिखाऊंगा ना बुक्स में. इट क्रिएट्स अ रॉन्ग इंप्रेशन इन द माइंड्स ऑफ अदर्स कि भाई मेरी कंपनी इज ओवर वैल्यूड, इट इज हाईली वैल्यूड. जबकि ऐसी बात नहीं है. द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी अप्रोच्ड मिस्टर एक्स, अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी. वो आपके पास आया है, वो पूछ रहा है कि सजेस्ट अ वे आउट इन सच अ सिनेरियो. ये प्रॉब्लम्स ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए आपको, ये सवाल आपको पूछ रहा है एज ए कंपनी सेक्रेटरी. Propose suggestive measures for Mr. X for resolution of the current status with respect to corporate restructuring. चलिए इसका आंसर क्या होगा देखते हैं. Number 1 is the management of XYZ can explore corporate restructuring to address its financial and operational challenges. Corporate restructuring करना चाहिए to address its financial and operational challenges. Mr. X, a practicing company secretary, can propose the following measures. अब वो क्या measures होगा वो हम देखते हैं. Number 1 is दोस्तों internal reconstruction. कंपनी के अंदर ही changes करना, which means reduction of overvalued assets. जो भी assets overvalued है उसे कम कर दो. Revalue assets realistically. अगर 1 लाख का एसेट है तो मैं 2 लाख दिखा रहा हूं बुक्स में, तो 2 लाख नहीं दिखाना चाहिए, 2 लाख को 1 लाख ही दिखाना चाहिए. वो रेक्टिफाई हमें पहला चीज करना चाहिए. रिमूविंग फिक्टिशियस एसेट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट. जो भी फिक्टिशियस एसेट्स है व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट, गुडविल अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 1 लाख 10 लाख का, तो मैं क्यों दिखाऊं बुक्स में, तो निकाल देता हूं मैं. ठीक है, तो रिमूविंग फिक्टिशियस एसेट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट. नंबर 2 इज राइटिंग ऑफ लॉसेस. Intangible and fictitious assets such as preliminary expenses or accumulated losses can be written off against equity or reserves. जो भी losses है fictitious या preliminary losses, उसे हमें निकालना चाहिए, जिसकी वजह से नेटवर्थ पे इम्पैक्ट पड़ रहा है दोस्तों. मैं बहुत सारे losses दिखा रहा हूं दोस्तों, it reduces my net worth, which is not good for the company. जब है ही नहीं losses, पुराने preliminary losses दिखा रहा हूं मैं, we should not show that losses, है ना, because they are intangible and fictitious चीजें हैं वो सब. तीसरी बात ये दोस्तों, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल. नाउ this can restore financial health by adjusting the company's equity to match its net worth.
मेरा अगर शेयर कैपिटल ही 1 लाख का है एंड मैं 2 लाख का शेयर कैपिटल दिखा रहा हूँ तो निकाल देता हूँ, वो चीजें मैं निकाल देता हूँ. ओके, एग्जाम्पल, द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल बाय हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इन द पास्ट टू ऑप्टिमाइज इट्स बैलेंस शीट. हिंदुस्तान यूनिलीवर ने दोस्तों कुछ सालों पहले उन्होंने बैलेंस शीट वाज में बहुत सारे शेयर कैपिटल वाज इंक्रीज्ड अ लॉट, जबकि उनका शेयर कैपिटल इज दिस मच, द बैलेंस शीट शोड दिस मच. तो उन्होंने बैलेंस शीट को ऑप्टिमाइज करने के लिए शेयर कैपिटल को कम कर दिया, which depicts the true value of the company. ओके, तो ये चीज उन्होंने की है. ये आपको अगर याद आता है एग्जाम में, या फिर आप रैंडमली कोई एग्जांपल देते हो, XYZ लिमिटेड ने ये चीज किया है, ऑप्टिमाइज बैलेंस शीट करने के लिए उन्होंने शेयर कैपिटल कम किया है, तो ये थोड़ा सा योर कम्युनिकेशन बिकम्स लिटिल क्लियरर. ओके, नंबर 2 इज ऑपरेशनल रीस्ट्रक्चरिंग. देखो दोस्तों, 6 चीजें करना है: इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ऑपरेशनल रिकंस्ट्रक्शन, ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग, डेट रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर एक्विजिशन, यूटिलाइजेशन ऑफ IBC, एंड नंबर 6 इज इक्विटी रिस्ट्रक्चरिंग. इसमें से आपको जो जो चीजें याद आता है वो आप लिखना, ठीक है. ऑपरेशनल रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है दोस्तों? शट डाउन नॉन परफॉर्मिंग यूनिट्स और डिवेस्ट अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट्स टू फोकस on core profitable operations. For example, I am into the, let's say I am into the business of sweets, ठीक है, मेरा core business ही sweets है, लेकिन मैं साइड बाय साइड नमकीन भी बेच रहा हूँ, ठीक है. अब जब मेरा core expertise is in sweets, मैं नमकीन पे ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, just because मैं ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, that business is running into losses. तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, वो यूनिट को मैं बेच देता हूं. नमकीन वाला बिजनेस आई विल सेल इट सो दैट आई कैन फोकस मोर ऑन दी कोर एस्पेक्ट, दैट इज स्वीट वाला बिजनेस. ओके, सो व्हाट इज सेलिंग इज शटिंग डाउन द नमकीन वाला बिजनेस और डिवेस्ट अनप्रॉफिटेबल सेगमेंट्स टू फोकस मोर ऑन दी स्वीट बिजनेस, दैट इज कोर प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस. ओके, outsource or liquidate loss making departments to cut cost. For example, मेरे कंपनी में कोई भी डिपार्टमेंट है which is running into losses, जिसकी वजह से मुझे फायदे नहीं हो रहे हैं, जैसे मैंने नमकीन वाला बताया था आपको, नमकीन वाला डिपार्टमेंट आई शुड इमीडिएटली लिक्विडेट और सेल इट आउट, ठीक है. अब रियल लाइफ एग्जांपल में क्या होता है हम देखते हैं. जनरल मोटर्स डिवेस्टमेंट ऑफ नॉन कोर ब्रांड सच एज Pontiac and Saturn as part of his restructuring plan during the 2009 bankruptcy. उन्होंने अपने 2 यूनिट्स उन्होंने क्या कर दिया था दोस्तों, डिवेस्ट कर दिया. डिवेस्ट मींस दे सोल्ड इट. इन्वेस्ट मींस खरीदना, डिवेस्ट मींस सेलिंग इट ऑफ. नंबर 3 इज डेट रिस्ट्रक्चरिंग. Negotiating with creditors for longer repayment terms or reduced interest rates. For example, if my interest rate in next 5 years is too much, for example, मेरे बिजनेस से जो इनकम आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, नेट प्रॉफिट आ रहा है, it is 1 lakh and मेरे इंटरेस्ट is itself 70,000 rupees. So what I can do is I can approach the operation creditors. मैं उनको बोल सकता हूँ कि भाई 70,000 rupees we can cut short it to 50,000 rupees and increase the tenure to 10 years instead of 5 years. इससे क्या होगा दोस्तों, मेरे बिजनेस में कैश फ्लो विल इंक्रीज, ठीक है. कैश फ्लो इंक्रीज होगा तो क्या होगा दोस्तों, आई विल बी एबल टू इन्वेस्ट इट, मैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंक्रीज होगा, बहुत सारी चीजें मैं कर सकता हूं टू इंप्रूव माय बिजनेस ऑपरेशंस जस्ट बाय रिड्यूसिंग माय इंटरेस्ट रेट और बाय इंक्रीजिंग द टेन्योर ऑफ द इंटरेस्ट रेट फ्रॉम 5 years to 10 years. ओके दोस्तों, so negotiating with creditors for lower repayment terms or reduced interest rates. Converting debt into equity to improve debt equity ratio. अगर मैं 1 लाख का मेरे पास डेट है तो इंस्टेड ऑफ मैं बोलता हूँ क्रेडिटर को कि भाई नेक्स्ट 5 years मेरा कंपनी का फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस इतना होने वाला है, राइट नाउ मेरे पास कोई कैश नहीं है तुम्हारे पास इंटरेस्ट पे करने के लिए, बट डेफिनेटली 5 years डाउन द लाइन my company is going to be very much financially stable. बहुत सारा मतलब फाइनेंस आने वाला है, कैश फ्लो will be increased, it will be operation in efficiency will increase. So what I will propose to you is जो भी debt है 1 लाख का, we can convert that into equity.
so that 5 years down the line you can convert or sell those shares and get your money back, है ना? मैं उनको बोलता हूँ भाई 1 लाख का तुम्हारा जो डेट, वो 5 years down the line you can get it 5 lakhs in return. So why should you not convert it into equity? Okay, so converting debt into equity to improve debt equity ratio. अब इसका रियल लाइफ केस सिनेरियो क्या हुआ था? Jet Airways restructured its debt in collaboration with creditors before its insolvency proceedings, है ना? Number 4 is merger or acquisition. Merging with a strong entity to achieve operational synergies and improve market position. If I think मेरे से एक बड़ा player है market में और उसको मेरी जरूरत है, for example, let's say नमकीन business, let's say A company limited is into नमकीन बिजनेस, ठीक है, और मैं हूं बी लिमिटेड कंपनी इनटू स्वीट बिजनेस। हमारे हिसाब से स्वीट बिजनेस is going to grow by 30 to 40% in the next 5 years, ये प्रोजेक्शन है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल अप्रोच ए लिमिटेड कि भाई यू कैन एक्वायर मी, आई एम इनटू स्वीट बिजनेस, तुम्हारा मार्केट इंप्रूव, तुम्हारा मार्केट एक्सपांड होगा, ऑलरेडी यू आर इन द टॉप प्लेयर इन द नमकीन बिजनेस, तुम्हारे पास ऑलरेडी ब्रांड रेपुटेशन है, सब कुछ है, तो व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, हम स्वीट बिजनेस में वी आर द बेस्ट प्लेयर इन द मार्केट, so why don't you acquire us so that दोस्तों we can achieve operational synergies and improve market position. Partner with or sell loss making units to strategic investors. अगर मैं बोलता हूं कि भाई if I am into sweet business, तो मैं बोलता हूं कि जैसे मैंने लास्ट फॉर एग्जांपल बताया था, I am into sweet business, मेरा नमकीन बिजनेस is not working, is not going well, स्वीट बिजनेस अच्छा चल रहा है जिसकी वजह से अननेसेसरी मुझे लॉस हो रहा है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल सेल दिस टू दिस कंपनी ए लिमिटेड कि भाई मेरा नमकीन बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है बट तुम ये ले लो बिजनेस, तुम्हें ये फायदा होगा, so that I can focus more on the sweet business, this is core business. Okay, Tata Steel acquiring Chorus Group to expand its global presence. Okay, Tata Steel को फॉरेन में भी प्रेजेंस चाहिए था, तो उन्होंने एक फॉरेन बेस्ड कंपनी कोरस ग्रुप को एक्वायर किया so that they can expand their market share. And the second last is utilization of IBC. If financial distress persists, Mr. X may suggest initiating a CRP under the IBC to reorganize the company's debts and operations efficiency. Appoint a RP to prepare and implement a viable resolution plan. Example, Essar Steel's successful resolution under IBC leading to its acquisition by ArcelorMittal. दोस्तों ये एग्जांपल्स याद रखना आपको बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि when you give examples it creates a impression in the minds of the examiner कि ये बंदे को मॉड्यूल के बाहर भी ऐसे नॉलेज है, मार्केट में क्या चल रहा है, बिजनेस में क्या चल रहा है, बिजनेस वर्ल्ड में क्या चल रहा है, इसको बहुत अच्छा नॉलेज है, सो ही डेफिनेटली डिजर्व्स अ मार्क्स, दिस इंप्रेशन इज क्रिएटेड इन द माइंड्स अगर आप एग्जांपल देते हो। तो दोस्तों जब भी आप मेरे नोट से पढ़ोगे ना, फॉर एवरी सच कंसेप्ट आई विल गिव यू रियल लाइफ केस सिनेरियो सो दैट यू कैन इजीली कनेक्ट विद द डॉट्स। नेक्स्ट टाइम आप न्यूज़पेपर में कभी कोई, जब भी आप कोई न्यूज पढ़ोगे कि भाई एक्स कंपनी इज मर्जिंग विद वाई लिमिटेड, तो यू कैन इजीली कनेक्ट विद द डॉट्स कि भाई क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है ना? दिस विल बी वेरी मच यूजफुल व्हेन यू वर्क इन मर्जर अमलगमेशन प्रोजेक्ट्स आफ्टर यू क्लियर योर सीएस, है ना दोस्तों? सो यू विल हैव दैट ग्रास्प, you will have that USP to convince the interviewer of the merger amalgamation company कि भाई you should hire me because I have XYZ knowledge
You name me any merger amalgamation project, I can tell you how that happened, where that happened, and कैसे हुआ वो सब, क्यों हुआ वो सब, है ना? जब ये चीज आप बोलोगे ना दोस्तों, this knowledge is, knowledge is invaluable. इसका मतलब knowledge is not only for clearing CS CR exams, but आगे जाके तो बहुत काम आएगा है. Okay? The last is equity restructuring. Introducing a right issue to infuse fresh capital and dilute the equity base. Perform a buyback to enhance shareholder value and reduce excess capital. दोस्तों क्या बोल रहा है? Share capital is 10 lakhs. What you do is you increase the share capital. है ना? Right issue करो, मेरा इक्विटी बेस कम करो, एडिशनल कैपिटल लेके इन्वेस्टर का इक्विटी बेस बढ़ाओ, एंड वो पैसों से यू इंप्रूव द ऑपरेशंस, है ना? परफॉर्म अ बायबैक टू एनहांस शेयरहोल्डर वैल्यू एंड रिड्यूस एक्सेस कैपिटल. इफ यू थिंक कैपिटल बहुत एक्सेसिव हो रहा है, what you can do is you can simply buy back the shares from the existing equity shareholders. तो इससे शेयर होल्डर का वैल्यू एनहांस होता है. इससे 10 रुपए का जो शेयर है, शेयर होल्डर वैल्यू विल इंक्रीज टू 20 रुपीज 30 रुपीज. शेयर होल्डर का वैल्यू इंक्रीज होता है. व्हेन यू बाय बैक शेयर्स, कैसे बोलता हूं आपको, समझाता हूं आपको. 100 शेयर्स है भाई, 10 रुपीज ईच, ठीक है? इफ यू बाय 50 शेयर्स for let's say 10 rupees each, 50 शेयर बाकी है अभी, 50 शेयर, अब उसका वैल्यू क्या होगा? 100 into 10 is 1000, so 1000 divided by 50, 20 rupees. Earlier it was 10 rupees, now it is 20 rupees. Just because you are buyback share, you are doing buyback shares, your share value is increased. Okay? अब देखते हैं रियल लाइफ केस सिनेरियो. दिस इज ओनली फॉर योर इंटरेस्ट पीपल. आपको थोड़ा सा, आई विल नॉट जस्ट गिव यू द बुकिश नॉलेज. मेरे नोट्स में आपको रियल लाइफ केस एग्जांपल्स आपको बहुत मिलेंगे, दैट फेमस एग्जांपल्स. अरे आपको मालूम पड़ेगा, अरे किंगफिशर एयरलाइंस में ऐसा हुआ था, अच्छा वैसा रिलायंस में ऐसा हुआ था, फ्यूचर ग्रुप में ऐसा हुआ था, जेट एयरवेज में ऐसा हुआ था. सो यू विल बी एबल टू इजीली कनेक्ट द डॉट्स, व्हिच मेक्स द कंसेप्ट मोर इंटरेस्टिंग टू यू. तो आप और पढ़ना शुरू करोगे. जितना आप अंदर घुसोगे उतना अच्छे से आप एग्जाम में लिख पाओगे. अगेन यू नो द बेनिफिट्स. In case of Kingfisher Airlines is an act, the case of Kingfisher Airlines is an apt example where overvaluation of assets and losses over years led to the company's downfall. Corporate restructuring measures such as internal revaluation, operational changes, and debt negotiations could have potentially saved the company before it fell into liquidation. किंगफिशर एयरलाइंस ने अगर थोड़ा सा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग किया होता तो लिक्विडेशन से बच सकता था दोस्तों. दिस मल्टीफेसेटेड अप्रोच will enable A Limited to align its operation, improve financial health, and regain stakeholder confidence. है ना? A Limited को ये चीजें करनी चाहिए. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों. Flora Limited and Fauna Limited submitted a joint application to NCLT Kolkata, which has approved their merger into Happy Limited. Passed an order. Happy Limited management is of the opinion that West Bengal government has no authority to levy stamp duty. Here, the value of shares allotted by Happy Limited is 500 crores and cash 57 crores. Citing relevant decided cases as company secretary of Happy Limited, give advice about the legal status for levy of West Bengal state stamp duty, value over which stamp duty will be levied. ये सवाल 5 मार्क का है दोस्तों. इसके आंसर क्या होगा? लेट्स सी. Legal status of stamp duty on the merger. First thing, you should always start with a title. ठीक है? तो द एग्जामिनर को पता होगा कि आगे वो क्या पढ़ने वाला है, किस चीज से पढ़ने वाला है. इमीडिएटली इफ यू सरप्राइज द एग्जामिनर भाई ये आंसर है, he will not be able to focus. Start with legal status title.
Under the Indian Stamp Act 1899, stamp duty is levied on instruments that facilitate the transfer of assets during a merger. जब भी NCLT का ऑर्डर आता है, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, राइट? इंस्ट्रूमेंट पे स्टैम्प ड्यूटी लगती है दोस्तों. In this case, the High Court or NCLT order sanctioning the merger between Flora and Fauna into Happy Limited qualifies as an instrument. Okay? Stamp duty is a state subject under the Constitution of India. The West Bengal is empowered to levy stamp duty on the High Court or NCLT order as per entry 44. अगर आपको याद नहीं आता है, you can just write list 3 of 7 schedule of the Constitution. Then you can write value of stamp duty. The duty is calculated based on the value of shares issued by the transferee company, that is 500 crores. Any additional consideration paid in cash, 57 crores. Thus, the total value subject to stamp duty is 557 crores. है ना? Now the case law आपको याद नहीं रहेगा दोस्तों, but फिर भी in case आपको याद रहता है तो आप बोल सकते हो. In the landmark case of Lee Taka Pharmaceuticals versus State of Maharashtra, the Bombay High Court held that stamp duty is payable on the total value of shares allotted and other consideration paid as part of the merger. Now, what advice will you give to the Happy Limited? The advice is, the management's opinion that West Bengal cannot levy stamp duty is incorrect. Happy Limited must pay stamp duty on the total consideration of 557 crores to comply with the law. Okay? यहाँ तक आंसर हो गया. Now let's proceed to the next question. Outline a list of conditions which companies proposing to enter into fast-track mergers are required to follow under Section 233 of Companies Act 2013, along with Rule 25 of Companies, Compromises, Arrangements and Amalgamations Rules 2016. आपको conditions लिखने हैं for fast-track merger under Section 233 of Companies Act. इतना ही पूछा है उसने. Okay? So now I just hope आपने वो theory सब पढ़ी होगी. नहीं पढ़ी होगी तो don't worry दोस्तों. Next batch में जब मैं classes लूंगा, मेरे notes से आप पढ़ सकते हो. माइंड में मैंने ड्रॉ किया. Just have to read it. You don't have to learn one. कुछ नहीं करने की जरूरत है. आपको बस read करना है, माइंड में खुद से ड्रॉ करना है, एक बार रिवाइज करना है, and you are done. Fast track mergers under Section 233 along with requires companies to meet the following conditions. Starting में आपको थोड़ा सा description में आंसर लिखना है. Okay. Now the eligibility is number 1. The merger must involve Section 233 of Companies Act. क्या बोल रहा है दोस्तों? The merger should involve 2 or more small companies. Number 1. A holding company and its wholly owned subsidiary company. Number 2. Any other prescribed classes of companies. ये 3 चीजें होनी चाहिए दोस्तों. 2 or more companies, small, a holding company and its wholly owned subsidiary company. Number 3, any other prescribed classes of companies. Merger सिर्फ ऐसे companies का हो सकता है under Section 233. I'm not saying that companies में तीनों condition होने चाहिए. कोई भी एक condition you are satisfied. The act will be satisfied. Sorry. Number 2 is declaration of solvency. Each participating company must file a declaration of solvency with the ROC before convening member and creditor meetings. Creditor meetings conduct करना है, member meetings conduct करना है. It should file a declaration of solvency with the ROC before doing that. Okay. Number 3 is approval requirements. Approval by 90% of members in value at general meeting होना चाहिए दोस्तों. Next is approval by creditors representing at least 9/10 in value either in a meeting or in writing. अगर meeting attend नहीं कर पा रहे हैं, at least in writing तो होना चाहिए दोस्तों. 9/10 consent. Okay. जैसे ही ये हो जाता है, the approved scheme must be filed with central government and the ROC and the official liquidator. उसके बाद
The registrar and liquidator, official liquidator must communicate any objections or suggestions within 30 days. If no objections are raised, central government will register the scheme. Okay, जैसे ही स्कीम आप सेंट्रल गवर्नमेंट में सबमिट करते हो, आरओसी एंड लिक्विडेटर दे विल send an official notice newspaper advertisement में जहाँ पे they will invite objections suggestions. Within 30 days कोई objection suggestion नहीं आता है, then they will approve the scheme. Tribunal approval is not required, reducing time and cost as it is under section 233 fast track merger. तो ट्रिब्यूनल की अप्रूवल की जरूरत नहीं है. तो अप्रूवल किसकी जरूरत है? अप्रूवल जरूरत पड़ेगी आरडी, रीजनल डायरेक्टर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. दोस्तों मैं वापस आई विल जस्ट समराइज दिस. नंबर 1 इज एलिजिबिलिटी, डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, approval requirements, scheme filing, objections or suggestions, simplified process. Okay, let's proceed with the next question. Two insurance companies, Goenka General Insurance and Binani Alliance General Insurance, decide to amalgamate. Two insurance companies, Goenka General Insurance and Binani Alliance General Insurance, decide to amalgamate. Since the amalgamation of merger involves companies being regulated by a sectoral regulator like Insurance Regulatory and Development Authority, the approval of the regulators was also taken into addition to compliance with the Companies Act 2013. In addition, where an amalgamation takes place between any two or more insurers, the insurer carrying on the amalgamated business has to submit some statements to IRDA. Make a list of documents to be submitted under the provisions of section 37 of the Insurance Act 1938. In case आपने इंश्योरेंस कंपनी के प्रोविजंस, कंप्लायंस वो सब आपने अगर पढ़े होंगे तो ये आप आंसर दे सकते हो दोस्तों. So let's see what is the answer. Suggested answers expected by the ICSI. When number 1 is, I always said, always start with the description, introduction. When two insurers such as Goenka General Insurance and BA General Insurance amalgamate, the following documents must be submitted to the IRDA within 3 months, or you can say within the specified timeline. अगर 3 months याद नहीं आता है तो specified timeline लिखना जरूरी है दोस्तों. From the amalgamation date, नंबर 1 is, अगर जब अमलगमेट हो रहा है तो ऑब्वियसली इट इज अमलगमेटेड थ्रू अ स्कीम, राइट. नंबर 1 इज सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द स्कीम होना चाहिए दोस्तों. द स्कीम एग्रीमेंट और डीड अंडर व्हिच अमलगमेशन वाज इफेक्टेड ये होना चाहिए. नंबर 2 इज डिक्लेरेशन ऑफ पेमेंट्स, a declaration signed by all parties or the chairman and principal officer in case of companies that list of payments made or to be made concerning the amalgamation. भाई जब amalgamation हो रहा है कोई ना कोई पेमेंट होना पड़ेगा ना, तो पेमेंट कैसा हो रहा है, कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये सब आपको डिटेल्स लिखने पड़ेंगे. लास्ट इज confirming no payments have been made beyond those listed in the scheme. स्कीम के अलावा कोई पेमेंट हुआ है तो आपको कंफर्म करना होगा कि ऐसा कोई पेमेंट नहीं हुआ है जो स्कीम के बाहर पे हुआ है. ओके. The last is additional statements. Balance sheet for the insurance business of each amalgamating insurer prepared in the prescribed format, जो भी format prescribed है. Next is certified copies of any reports that form the basis of the amalgamation scheme. कोई भी report जो form हुआ है which is based on the amalgamation scheme, yeah, that you need to submit. Three documents दोस्तों. Certified copy of scheme, declaration of payments, additional statements. Okay, that's it, we are done. Next question is, the Competition Commission of India will have jurisdiction if both parties to an agreement are outside India, but only if the agreement, dominant position or combination entered into by them has an appreciable adverse effect on competition in the relevant market of India. दोस्तों ये चीजें दो बहुत इंपॉर्टेंट है. अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट, रेलेवेंट मार्केट.
comment and explain the extraterritorial jurisdiction of CCI. CCI means Competition Commission of India. It has extraterritorial jurisdiction. That means India के बाहर भी कोई agreement, business combination कुछ enter हुआ है, which has got appreciable adverse effect on relevant market in India. ये दो चीजें हो रही है, then CCI can enter. Okay? इस पे हमें comment करना है, answer लिखना है. So let's see what is the answer. Number one is description, introduction. The Competition Commission of India has extraterritorial jurisdiction under certain conditions, particularly when actions taken by entities outside India have an impact on competition within the Indian market. कोई भी action outside India हो रहा है which has got appreciable adverse effects, कोई भी impact हो रहा है in India, India में भी relevant market में अगर impact हो रहा है, this means that even if the parties to an agreement or transaction are located outside India, the CCI can still intervene if the agreement or dominant position or combination significantly affects the competition of India. है ना दोस्तों? दो लाइन में बोलूंगा आपको. कोई भी एग्रीमेंट या फिर कोई भी टाइप ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन या फिर कोई भी टाइप ऑफ डोमिनेंट पोजीशन इंडिया के बाहर फॉर्म हुआ है which has got appreciable adverse effect, कोई भी इम्पैक्ट हो रहा है, इम्पैक्ट कहां हो रहा है? इन द रेलेवेंट मार्केट ऑफ इंडिया. टू थिंग्स वेरी इंपॉर्टेंट, appreciable adverse effect and relevant market of India. ये दो चीजें हो रही है, then CCI can intervene. Okay, in case if you don't remember the section, just say under the provisions of Competition Act empowers CCI to exercise jurisdiction over practices or transactions that take place outside India as long as they have significant impact on competition in India. जब तक significant impact है तब तक CCI enter कर सकता है, in case CCI enter नहीं कर सकता है. Section 3 deals with anti-competitive agreements and Section 4 deals with the abuse of dominant position, both of which can apply extraterritorially if the effect is felt in the Indian market. कोई भी type of anti-competitive agreement हो रहा है, which means कोई भी type of agreement हुआ है outside India, competition को curb करने के लिए इंडिया में CCI can enter, और कोई भी agreement हुआ है which has made few giants a dominant position into the market, who can control the prices, influence the people's choices, which obviously affects the Indian what do we say, Indian traders. CCI वहां पे enter कर सकता है. And then the next is section 5 and 6 address the regulation of combination, and the CCI has the power to examine such transaction even if they occur outside India but they affect the Indian market. भाई तो इंडिया के बाहर करो घंटा फर्क पड़ता है. कोई भी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इफ इट इज हैविंग एडवर्स इफेक्ट relevant market, CCI can enter. ओके, अब देख दोस्तों, अब इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करने को ट्राई करते हैं. पांच मार्क का सवाल है दोस्तों. ऑब्वियसली एग्जाम में एक्सपेक्ट्स यू टू राइट in 1 or 2 pages. So let's see how we can write this in 1 or 2 pages. Number 1, appreciable adverse effect on competition in India. AAEC. The key factor is whether the agreement or transaction has an AAEC in India. Number 1, this includes situation where the practices of foreign firms or the combination of foreign companies would distort means we can say curb or destroy market competition in India. For example, आपको explain करना है दोस्तों. For example, if two foreign companies enter into a merger that reduces competition in India by creating or enhancing a dominant position, the CCI may intervene even if the companies are not based in India.
Number 2, relevant market in India. The impact on competition should be in a relevant market that includes India. This is particularly relevant in cases of mergers and acquisitions where the competition in the Indian segment of the business is affected. Example, a global merger between two tech giants in the software industry may affect competition in the Indian market even if the companies have minimal presence in India but dominate the supply of software services globally. समझ गए आप? टू सॉफ्टवेयर टेक जायंट्स है दोस्तों जिन्होंने इंडिया के बाहर एग्रीमेंट किया है विच रिजल्ट्स इन दोनों के मिलने से अगर डोमिनेंट पोजीशन हो रहा है एंड दे आर अफेक्टिंग इंडियन मार्केट देन इट इज relevant market in India. Okay, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा दोस्तों, ऑलरेडी आई एम स्ट्रेचिंग इट टू मच. Number 3 is market structure and consumer welfare. The effect on market structure and consumer welfare in India must be evaluated. CCI क्या करेगा दोस्तों? मार्केट स्ट्रक्चर इवैल्यूएट करेगा, कंज्यूमर वेलफेयर इवैल्यूएट करेगा. If foreign entity activities distort the Indian market or harm Indian consumers by increasing prices or reducing choices, the CCI may exercise jurisdiction. डोमिनेंट पोजीशन की वजह से कोई भी टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन एग्रीमेंट करने की वजह से इंडियन कंज्यूमर्स का चॉइसेस कम हो रहा है एंड एट द सेम टाइम या फिर प्राइसेस बहुत इंक्रीज हो रहा है फॉर एग्जांपल वो प्राइस के ऊपर वो प्राइसेस कम आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा देन व्हाट डू वी से देन इट इज अ सीसीएम एन एक्सरसाइज जुरिसडिक्शन. इंक्रीजिंग प्राइसेस रिड्यूसिंग चॉइसेस दोस्तों आपके पास फॉर एग्जांपल कंज्यूमर्स के पास अगर चॉइस ही नहीं है कि भाई इसको इतना भारी रकम पे करना ही पड़ेगा क्योंकि भाई चॉइस नहीं है ये है यहाँ पे डोमिनेंट तो इसका मतलब हमें सर्विसेज देना पड़ेगा. दैट इज डोमिनेंट पोजीशन दोस्तों. एग्जांपल देके बोलता हूं आपको. वोडाफोन a UK based company acquired Hutchinson operations in India. The deal required approval from the CCI as it was likely to have an impact on the Indian telecom market. This merger was examined for its potential to reduce competition in India, even though the companies involved were headquartered outside India. Vodafone Hutchinson बाहर है इंडिया के, but just because Vodafone ने Hutchinson के operations खरीदने को ट्राई करा था, it required approval of CCI. Okay. In summary, CCI's extraterritorial jurisdiction is grounded in the premise that business practices and transactions outside India can have significant repercussions on competition within India. Repercussion means, दोस्तों, effect. The ability to review and regulate such practices ensures that India's market remains competitive, fair, conducive to consumer welfare, irrespective of where the parties involved are located. पार्टीज इन्वॉल्व कहीं भी हो, इंडिया के बाहर हो, इंडिया के अंदर हो, अगर मार्केट में अगर मार्केट का फोकस है, सीसीए का फोकस है मार्केट शुड रिमेन कॉम्पिटिटिव, मतलब बहुत लोग शुड इफ देयर इज अ कंपटीशन दोस्तों पीपल विल ट्राई टू compete फॉर द बेस्ट क्वालिटी एट द लोएस्ट प्राइसेस. तो कंपटीशन नहीं है, दो ही जन है, ऑब्वियसली दे विल चार्ज हाई प्राइसेस, राइट. तो कंज्यूमर के पास कोई चॉइसेस नहीं है भाई, उसको पे करना ही पड़ेगा भारी रकम. तो दोस्तों दैट इज व्हाई कंपटीशन इज प्रमोटेड. नंबर 2 इज इट शुड बी फेयर. कंपटीशन शुड बी फेयर. नंबर 3 is it should be conducive to consumer welfare. Consumer should feel safe in that atmosphere. They should not feel कि भाई I don't have a choice, I have to pay XYZ company this amount because उसके नीचे और कोई ऑफर कर ही नहीं रहा है ना, राइट. चलिए दोस्तों विल जस्ट समराइज. आपको सेक्शंस कोड करने पड़ेंगे, डिस्क्रिप्शन कोड करना पड़ेगा एंड देन दैट्स इट, वी आर डन. इन समरी आपको करना पड़ेगा. वी आर डन विद दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Diverse Infotech Limited, an Indian company, is contemplating taking over Divine Infotech Private Limited.
private public company limited, Diverse Infotech is contemplating means thinking of taking over Divine Infotech Private Limited of Indonesia in accordance with the procedures under the Companies Act 2013. Advise the top management on key regulations to be followed during an inbound merger with respect to the following transactions. दोस्तों inbound merger क्या होता है? Indian company, if it acquires foreign company, it is called as inbound merger. जब inbound merger हो रहा है तो क्या क्या regulations और compliance हमें ध्यान में रखना है? They're not asking क्या क्या करना चाहिए. They're just asking कौन से act, rules या फिर sections if possible क्या क्या हमें याद रखने हैं so that हम comply करेंगे in respect of transfer of securities, branch or office outside India, borrowing, transfer of assets, closing of overseas bank account for the resulting company. चलिए हम ये एक एक करके डिस्कस करते हैं. In case of Diverse Infotech Limited, an Indian company contemplating taking over Divine Infotech company, an Indonesian company, the management should be aware of several key regulations under the Indian laws that apply to an inbound merger. Description, I always told you, always start with introduction. An inbound merger refers to a situation where an Indian company acquires or merges with a foreign company. Below is an outline of the key regulations to follow for each of these specific transactions. Okay, so let's see transfer of securities के लिए हमें क्या क्या देखना होगा, फिर branch office outside India में क्या क्या देखना होगा, XYZ. Okay, let's start with transfer of securities. जब भी दोस्तों कोई securities transfer हो रहा है, always SEBI should be taken into consideration. अगर हम मान लो कि 25% से ज्यादा एक्वायर कर रहे हो, if you are acquiring more than 25% of shares, a public offer may be required. We are assuming here that Diverse Infotech Limited is a listed company. Listed company है तो SEBI के regulations follow करने पड़ेंगे. And if that listing company is acquiring 25% of more shares, उसे public offer देना पड़ेगा या आपने takeover code या फिर takeover code that is substantial acquisition of shares and takeover code में पड़ा होगा. Next is foreign investment include हुआ दोस्तों. तो foreign investments need compliance with FDI policies. If I am investing into foreign company, then FDI norms come into play. Approval may be required for transfers involving foreign entities. ये हो गया ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज के रिलेटेड. नंबर 2 होगा दोस्तों ब्रांच ऑफिस आउटसाइड इंडिया. इसमें भी फेमा आएगा दोस्तों. अप्रूवल में भी नीडेड फॉर ऑपरेटिंग और क्लोजिंग ब्रांचेस अब्रॉड. नंबर 2 कंप्लायंस विद होस्ट कंट्री लॉज. जस्ट बिकॉज मैं बाहर के कंट्री को एक्वायर कर रहा हूं, दैट डजंट मीन I just have to comply with Indian compliance norms. I also need to comply with the foreign compliance norms. You need to ensure adherence to Indonesian regulations on foreign investments. That's it. अब देखते हैं borrowing के related क्या क्या देखना होगा हमें. जो borrowing होता है दोस्तों, we need to comply with FEMA ECB guidelines. If borrowing from foreign sources, अगर आप loan लेके acquire कर रहे हो, then compliance with ECB framework is required. External commercial borrowing. And यहाँ पे borrowing जब ले रहे हो तो Companies Act भी applicable होगा दोस्तों. यहाँ पे board and shareholder approval will be required. Section 180 comply करना होगा दोस्तों for borrowing above prescribed limits. Next is transfer of assets. You need to comply with Companies Act 2013. The merger should comply with Section 232 requiring shareholder and creditor approval. ये हमने इसमें last questions में देखे थे. And next is FEMA दोस्तों. Compliance for transfer of assets. अगर आप फॉरेन कंपनी से शेयर एक्वायर कर रहे हो तो स्पेशली इमूवेबल प्रॉपर्टी रिपेट्रिएशन ऑफ फंड्स में नीड रिक्वायर्ड आरबीआई अप्रूवल. ये आपको फेमा के गाइडलाइंस फॉलो करने पड़ेंगे. एंड नेक्स्ट इज क्लोजिंग ऑफ ओवरसीज बैंक अकाउंट्स. अगेन बैंक अकाउंट मींस मनी, मनी मींस फेमा, फेमा मींस रिपेट्रिएशन ऑफ फंड्स. यू शुड कंप्लाई विद फेमा गाइडलाइंस. नंबर 2 इनकम टैक्स. एनी फंड्स transfer must be reported for tax purposes. Number 3 is overseas compliance adherence to Indonesian laws for account closures, obviously.
Management should seek necessary approvals from RBI, SEBI, and other regulatory authorities to ensure a smooth and compliant process. Okay, this should be the conclusion. अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन. PQLR Limited has decided to issue sweat equity shares to compensate its employees for their contributions to the company by way of time, effort, expertise, increasing revenue, improving operational efficiency, or developing innovative products or services, etc. In light of the provisions under Rule 8 of Companies Share Capital Debenture Rules 2014, advise the Board of Directors of PQLR Limited regarding valuation of sweat equity shares, treatment of same in the books of PQLR Limited. दोस्तों आई थिंक ये है लास्ट सेकंड क्वेश्चन. ओके, तो लेट्स सी. नंबर 1 दोस्तों, वैल्यूएशन ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स कैसे करेंगे ये पूछा है. चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे आंसर लिखना चाहिए इसमें. रूल 8 ऑफ कंपनीज शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014 specifies the provisions for issuing sweat equity shares. Always start with introduction. Sweat equity shares are issued, मतलब क्या sweat equity shares का, are issued to employees as compensation for their contribution in the form of expertise, effort, time, innovation. मैं कोई कंपनी में contribute कर रहा हूँ, मेरा innovative skills, expertise या फिर efforts, time बहुत काम आए कंपनी का, कंपनी feels obligated that कि भाई इसे सैलरी के अलावा भी कुछ और पे करना चाहिए. Let's pay him sweat equity shares. Over there, sweat equity shares comes into picture. Number 2 is valuation method. Sweat equity shares. Sweat equity shares must be issued at a fair market value determined by the registered valuer. I told you, registered valuer को appoint करो. He will ensure that the fair value, he will find out the fair market value. The valuer should assess the fair market value based on market price of shares, unlisted companies, other factors considered by the valuer. आपको एक्सप्लेन करना है कि जब वो रजिस्टर्ड वैल्यू को अपॉइंट करते हो तो वैल्यू कैसे निकालेगा. ओके, नंबर 1 is market price of shares. The company is listed. The price is based on the prevailing market price of the recognized stock exchange. If the price is not listed, if it is unlisted companies, the value should be determined based on the fair market value as per the valuation report by registered valuer. Okay, this is obvious. Number 3 is other factors considered by the valuer. The expertise, experience, and the contribution to the employee should be taken into account. Employee ने जो सच में काम किया है, does he deserve that much sweat equity shares for the value he gave? Did he really gave that value? Did he really contribute that much value addition to the company? वो सारे factors will be taken into consideration दोस्तों. Next is regulatory compliance. A special resolution must be passed by the board and the shareholders for issuing sweat equity shares. The valuation report should be filed with ROC. Compliance के point of view से इतना हमें करना है. अब देखते हैं बुक्स में ऑफ PQLR लिमिटेड में कैसा ट्रीट होगा स्वेट इक्विटी शेयर. Okay. The sweat equity shares issued should be treated as capex in the books of the company. अब ये क्यों होगा, कैसा होगा, मैं बताता हूं आपको. The accounting treatment involves number 1 debit to employee expense. The company should debit the expense in the profit and loss account for the fair value market of the shares. What it means is, when the company issues sweat equity shares to employees, it is providing compensation in the form of company shares instead of cash. This is treated as expense. भाई cash नहीं पे कर रहा है, मैं sweat equity shares पे कर रहा हूँ. जो sweat equity shares अगर पे कर रहा हूँ, it's obviously an expense. अगर expense है तो I should put it into profit and loss account. This is treated as an expense. The expense should be recorded profit and loss because the company is incurring a cost to reward employees. ठीक है. Next is crediting to share capital and securities premium account. What it means?
When the company issues shares, it needs to recognize this as part of capital structure. भाई जब नए शेयर इशू कर रहा हूं मैं, कैपिटल इज गेटिंग इंक्रीज, राइट? सो आई शुड क्रेडिट इट इनटू द share capital account. Okay. If the shares are issued at above face value, the difference should be reflected in the premium, securities premium account. है ना? ये दो चीज हो गया दोस्तों. Now next is disclosure in financial statements. अभी जब शेयर होल्डर्स के पास एनुअल रिपोर्ट जाता है, शेयर होल्डर्स शुड नो, राइट, कि मैंने कंपनी ने इतने सर्टिफिकेट शेयर इशू किए हैं, तो इट्स एन एक्सपेंस ऑफ द कंपनी. The company must disclose the issuance of sweat equity shares in its annual financial statements. This ensures transparency, showing how much value has been provided to employees and how it affects the company's equity. दोस्तों जब annual reports में आप disclose करते हो, it gives a signal to the shareholders, it drops a message to the shareholders कि भाई we are recognizing the efforts of our employees को हम अच्छे से पे कर रहे हैं, because of which employees are empowered to work in that company, है ना? Employees are getting what they are giving. ये चीज हम shareholders को बताते हैं. The company needs to comply with the Companies Act 2013 and provide full disclosure about the issuance of sweat equity shares in the annual return and financial statements under Schedule 3 of the Companies Act. Schedule 3 में एक फॉर्मेट होता है दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वहां पे यू नीड टू डिस्क्लोज इफ द कंपनी हैज इशूड एनी स्वेट इक्विटी शेयर्स, है ना? फॉर एग्जांपल, द कंपनी शुड मेंशन इन द नोट्स टू अकाउंट्स द टोटल नंबर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स इशूड, द वैल्यू ऑफ द शेयर्स एंड द पर्पस ऑफ इशूइंग देम. क्यों इशू किया है, क्या वैल्यू है, ये सब ऊपर डिस्क्लोज करना होगा इन द नोट्स टू अकाउंट सेक्शन. The last is दोस्तों non-cash transaction. The issuance of sweat equity shares a non-cash transaction. Okay, meaning the company is not using cash to pay employees. Instead, it is giving the company share. This is why the expense is recorded in the profit and loss account, but there is no actual outflow of cash from the company. ये आप नहीं लिखोगे तो भी कोई बात नहीं दोस्तों. ये I just cut it down. Okay. दोस्तों, we are done with the last second answer. Now let's proceed with the last answer of part A of CRBI exam. Tomorrow I will be disclosing the part B of the CRBI exams. ठीक है? The last question is दोस्तों, GTech Solutions is a fast growing company exploring the options of finding valuation. The management of the company has asked you to determine the valuation of their business using discounted cash flow market approach. Explain the steps involved in this method of valuation in the business. ठीक है दोस्तों, यहां पे ये आंसर मैंने इस तरह से लिखा है ना दोस्तों, इवन इफ यू आर इन 10th स्टैंडर्ड, ये आंसर आपको इजीली मालूम पड़ जाएगा. यू विल बी एबल टू इजीली अंडरस्टैंड द आंसर्स, इजीली आप लर्न कर पाओगे, इजीली यू विल बी एबल टू रिप्रोड्यूस इन द एग्जाम. देखो मैंने आंसर्स कैसे ड्राफ्ट किए दोस्तों. Two methods है. Number one is discounted cash flow method and number two is market based approach. Discounted cash flow is little tricky. I will just tell you how to do it. Okay. Number one is you need to explain to the company कि भाई discounted cash flow होता क्या है, इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे क्या फायदा होता है. Okay. This method is like looking at how much money the company will make in the future. आगे जाके फ्यूचर में, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम एक्वायरिंग अ कंपनी, आगे जाके कंपनी कितना पैसा कमाएगा, एंड फिगरिंग आउट हाउ मच दैट्स वर्थ टुडे इन 5 years डाउन द लाइन. इफ दैट कंपनी इज जनरेटिंग 500 crores, आज के टाइम पे उसका वर्थ क्या है दोस्तों, ये हम फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम डिस्काउंटेड कैश फ्लो. सवाल ये है दोस्तों कि भाई 5 साल बाद अगर 500 करोड़ है तो ऑब्वियसली 500 करोड़ की वैल्यूएशन होगा ना. हमें why is there a need to find out how much is 500 crores, that is 5 years down the line, worth today? The reason is people, अगर आपके पास आज 1000 रुपया है, 1000 रुपया अगर 1 साल बाद होगा ना दोस्तों, उसका वैल्यू कम हो जाएगा. अगर आप 1000 रुपए में, फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर एबल टू buy 5 movie tickets
today, next year you will only be able to buy 4 movie tickets. तो 1000 रुपए का वैल्यू तो कम हो रहा है ना. यही अगर आप 1200 रुपए होते नेक्स्ट ईयर तो आप 5 मूवी टिकट्स आप ले सकते थे. So what I'm trying to tell you is 1000 rupee today is worth more than 1000 rupee worth next year, because जो सामान आप खरीद सकती हो 1000 रुपीज में आज, ये सामान ऑब्वियसली ज्यादा होगा कंपेयर टू नेक्स्ट ईयर वाला 1000 रुपीज. मूवी टिकट वाला एग्जांपल ध्यान रखना दोस्तों. तो चलिए दोस्तों, स्टेप 1 इज you guess how much money the company will make in the next few years. Let's say XYZ will make the following money over the next 5 years. ठीक है, XYZ का जो अर्निंग होगा ईयर 1 में होगा 10 crores, ईयर 2 का होगा 12 crores, ईयर 3 का होगा 15 crores, ईयर 4 का होगा 18 crores एंड ईयर 5 का होगा 20 crores. ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, लेट्स से दोस्तों ये मैं निकाल देता हूं directly. I have explained this better in this example. Okay, let's say the value of a tech company called XYZ has the following cash flows: 1 crore, 12 crores, 15 crores, 18 crores, 20 crores. अब discount rate is 10%. इसका मतलब क्या दोस्तों? मेरे पास अगर आज 1000 रुपया है, if I am able to buy 5 movie tickets today with 1000 rupees, I will not be able to buy 5 movie tickets next year with that same 1000 rupees. The reason is दोस्तों 1000 rupees next year का वैल्यू कम हो रहा है. कम क्यों हो रहा है दोस्तों? Because of inflation. That is called as 10%. 10% is very important over here. Year 1 1000 rupees, year 2 is 900 rupees. 10% कम हो रहा है. So this is called as discount rate back. Okay, so let's see how to find out. Step 1 is discount the cash flows to present value. ठीक है, 5 साल में जो भी कैश फ्लोज आए हैं, we need to find out the present value today. ठीक है, we need to find each of these cash flows. Each of these cash flows means दोस्तों इसका आज का वर्थ क्या होगा, इसका 2 साल बाद इसका आज का वर्थ क्या होगा, 3 साल बाद जो 15 करोड़ मिलेगा उसका आज का वर्थ क्या होगा, 4 साल बाद जो 18 करोड़ मिलेगा उसका आज का वर्थ क्या होगा, 20 करोड़ जो 5 इयर्स के बाद मिल रहा है उसका आज का वर्थ क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. उसका फॉर्मूला है दोस्तों, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर कैश फ्लो अपॉन डिवाइडेड बाय 1 प्लस weighted average cost of capital exponent power t. T is number दोस्तों 1 2 3, year 1, year 2, year 3. back is discount rate and free cash flow in a given year, FCF. ठीक है, so let's see present value क्या होगा. Let's calculate present value for each year's free cash flow. P1 year क्या दोस्तों 10 crores है, so we just need to substitute. 10 crores डाला मैंने, 10 crores डाला, 1 plus 0.10, 10% means 0.10 to the power 1. year 1 है ये, year 1. that means next year मुझे जो 10 करोड़ मिलेगा उसका आज का जो वर्थ है दोस्तों it is 9.01 crores, है ना. नंबर 2, year 2 जो 12 करोड़ है, 1 plus 0.12 ऐसा करेंगे. if we do for year 1, year 2, year 3, year 4, year 5, 12.41 crores, 12.29 crores, 11.27 crores and 9.09 crores इसका वर्थ आज है दोस्तों. अब क्या हम करेंगे दोस्तों, what we will do is टर्मिनल कैश फ्लो. अब इसका मतलब क्या दोस्तों, 5 साल में जो कैश फ्लोज आने वाले हैं आगे जाके फ्यूचर में, उसका आज का तो प्रेजेंट वैल्यू तो मिल गया दोस्तों हमें, बट विल इट बी राइट टू से कि वही कंपनी का वर्थ होगा? कंपनी के उसके बाद कोई वर्थ नहीं होगा. कंपनी विल कीप ऑन ग्रोइंग, राइट.
So it is good that we should assume that the company after even 5 years it will grow at the rate of 5% per annum. ठीक है, तो 5% per annum means आगे जाके ईयर 5 तक तो हमें मिल गया है, राइट? ईयर 6 से लेके इंफिनिटी तक कंपनी किस पेस से ग्रो होगा, दैट इज वी आर टेकिंग इनटू कंसीडरेशन एज 5 crores. हम ये भी चीज इनटू टेकिंग इनटू कंसीडरेशन लेंगे, है ना? मान लो कि अगर आप ये लोगे ही नहीं तो दैट इट वोंट बी राइट टू से दैट 5 years का कैश फ्लो लेके वी कैन फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू. दैट इज वेरी वेरी लॉन्ग दोस्तों. 5 साल बाद भी कंपनी का फ्यूचर है एंड कंपनी का फ्यूचर वी शुड टेक इनटू कंसीडरेशन इनटू प्रेजेंट वैल्यू. So let's calculate the terminal value का formula ये होगा दोस्तों. We will assume the company will keep growing at a rate of 5% after year 5. Terminal value का क्या होगा रेट दोस्तों? Free cash flow on year 5 into 1 plus G. G is 5%, 0.05. WACC जो है 10% minus 0.05, right? 10%. ठीक है, अभी आप सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू तो आपको 420 crores का वैल्यू मिलेगा आफ्टर ईयर 5 प्रेजेंट वैल्यू. अब हम क्या करेंगे दोस्तों? टर्मिनल एक चीज दोस्तों, सो सॉरी, टर्मिनल वैल्यू मींस 5 years के बाद कंपनी का वर्थ हमें मिल गया है. अब कंपनी का वर्थ 5 years के बाद मिल गया है तो 5 years के बाद जो कंपनी का वर्थ है 420 crores, वो आज का क्या वर्थ है ये हमें फाइंड आउट करना है. अगेन सेम फॉर्मूला दोस्तों, फॉर्मूला डालोगे आपको 260.10 crores आपके प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा ऑफ टर्मिनल कैश फ्लो. एक सेकंड रुक जाओ दोस्तों. सो दिस इज फ्यूचर कैश फ्लो एंड दिस इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो ऑफ टर्मिनल वैल्यू. ठीक है, सो व्हाट वी नीड टू डू इज, अभी हमने क्या किया दोस्तों, ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक का वी फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू एंड ईयर 5 के बाद जो भी होगा इसका भी हमने प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट किया है. अभी हमें इसका एडिशन करना होगा. P1 ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 ईयर 3 ईयर 6 होगा 315 crores which is called as present value of all future cash flows and the present value of terminal cash flows. Clear है दोस्तों? I will again revise it दोस्तों. What we did is projected free cash flows हमें दिया गया है. 10 crores का present value क्या है, 12 crores का present value क्या है, 15 crores जो 3 साल बाद मिलेगा हमें उसका present value क्या है, 18 crores का present value क्या है, 20 crores का present value क्या है. ये हमें कैसे फाइंड आउट किया दोस्तों? डिस्काउंट बैक किया है. वी जस्ट पुट दैट इनटू फॉर्मूला. ईयर 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर 5 का मिल गया हमें. ईयर 5 के बाद जो भी फ्यूचर कैश फ्लोज है वो हमने आइडेंटिफाई किया है दोस्तों. दैट इज 420 crores. 420 crores का प्रेजेंट वैल्यू क्या है ये हमने आइडेंटिफाई किया है 260 crores. अब टर्मिनल कैश फ्लो का मिल गया. नाउ 260 इस ये हमें मिल गया. And then what we did is we added all that and the value we got is 315.09 crores. Clear दोस्तों? The total value of XYZ Limited based on the discounted cash flow method is 315.09 crores. Clear है? Yeah. ये हो गया discounted cash flow वाला method. अब let's see what is the market approach. This method is simpler. It looks like similar companies that are already out there in the market and seeing how much they are worth. Then you can use their value as a guide. एक ही इंडस्ट्री में हूं मैं, मुझे अगर मेरा वैल्यू फाइंड आउट करना है तो आई विल फाइंड आउट कि मैं जिस इंडस्ट्री में हूं उसी में हाउ मेनी कंपनीज आर देयर लाइक मी सिमिलर टू मी एंड देन आई विल टेक their values into taking into consideration to find out my net worth. Okay. So what we do is we look at other tech companies that are similar to XYZ Limited and check how much they are worth.
You check something called multiple. This would be things like P ratio होता है दोस्तों, EV, EBITDA. These numbers tell you how much a company is worth based on things like their earnings or how much they make before paying taxes. जो आपने पढ़ा रहेगा ना दोस्तों, EBIT से माइनस करोगे इंटरेस्ट आपको मिलेगा, EBT से माइनस करोगे टैक्स तो आपको मिलेगा PAT. So this is your earning. PAT say if you divide by number of shares, you will get your EPS. So similar calculation दोस्तों, P ratio, EBITDA and all, है ना? Now what we do is we take the average multiple from the companies we looked at and apply it to XYZ earnings. So if the companies are worth 10 times the earnings, you multiply XYZ earnings by 10 to find out its value. मेरे इंडस्ट्री में ही एक कंपनी है which is 10 times whose earning is 10 times more than me. हम दोनों एक ही इंडस्ट्री में हैं, हमारा ऑपरेशन एंड ऑल सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है. So it would be right to say that after 10 years I would be somehow equal to that person, है ना? That is why market approach is used. So market approach is used to value a company involving comparing similar companies in the market. देखते हैं इसका स्टेप्स क्या होगा. Identifying comparable companies. पहले हमें those companies we need to identify which are similar to our business and are be exactly in the same industry. Find companies similar in size, industry, market भी होना चाहिए दोस्तों. मैं जिस कंपनी में हूँ, मैं जिस बिजनेस में हूँ, I should find out a similar company which has got a similar market share, which is in a similar industry and it is similar in size. For example, Domino's and Pizza Hut market share are almost same, दोनों का साइज भी सेम है, इंडस्ट्री इज इनटू पिज्जा इंडस्ट्री. बट इफ यू से डोमिनोज एंड लापिनोज पिज्जा, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है दोस्तों. सो इट वुड नॉट बी राइट टू से दैट दे आर इनटू, दे हैव गॉट द सेम मार्केट शेयर. ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट we need to do is selecting market multiples like P ratio, price to earning ratio. That is price investors are willing to pay per rupee of profit. Number 2 is EV EBITDA, enterprise value to EBITDA, company's total value to earnings. Okay, then you have to apply multiples. If a similar company has P ratio of 20x, next one has a net income of 15 crores, valuation will be 15 into 20, 300 crores. Conclusion is P method is 300 crores, EBITDA method is 240 crores. The market approach is fast and relies on market comparisons to estimate value. उसके बाद आपको आंसर लिखना होगा दोस्तों, why DCF is better and why market approach is better. You need to write out that DCF looks at the future potential of the company, so it can give you a more detailed picture, but it's based on guesses and assumptions. How can you identify कि भाई company will grow at the rate of 5%? जब हम टर्मिनल कैश फ्लो का वैल्यू निकाल रहे थे, we cannot assume that after 5 years the company will grow at 5%. No, that would be wrong. So we are taking into assumptions, certain assumptions. We are also taking the inflation rate, जो 10% जो WACC है, that is also assumption. So that is why it will give you a more detailed picture, but it's based on guesses and assumptions. Market approach compares XYZ to other companies, so it's faster and easier, but it may not account for all the unique things about XYZ. Domino's and Pizza Hut, तो भले दोनों सेम इंडस्ट्री में है, मार्केट शेयर सब कुछ सेम है, बट क्या ये सही होगा कि डोमिनोज एंड पिज्जा हट, फॉर एग्जांपल डोमिनोज विल अर्न 10 times more than Pizza Hut in the next 10 years? It will not be right to say, right? डोमिनोज से कुछ यूएसपी है, पिज्जा पे कुछ यूएसपी है. डोमिनोज और क्रस्ट थोड़ा सा चीजी है, थोड़ा सॉफ्ट है कंपेयर टू पिज्जा हट, सो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, है ना? सो इट वोंट बी राइट because it may not take into account all the unique things about XYZ. Okay दोस्तों, so that's all from my side people. This I have discussed the part A section of CRBI exam today. Tomorrow we can discuss the part B, answers of CRBI exams. If you like the lectures, please drop a thumbs up, like, share and comment. Thank you so much for watching. I will see you in the next one.